नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम आपके सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से जुड़े हुए तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, रेगुलर एसओएल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर, आज का ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काफी चीजें ऐसी दिखेंगी जो आपने कहीं ना कहीं आपके कंपनी लॉ के अंदर पढ़ी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंपनी लॉ जो आपका सब्जेक्ट था ना, वो 100% थ्योरेटिकल था, लेकिन कंपनी लॉ का जो एग्जैक्ट जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो क्या रहने वाला है सर, आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रहने वाला है। तो थ्योरी के अंदर आपको काफी सारे ऐसे टॉपिक मैच होते हुए दिखेंगे जो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने कंपनी लॉ सब्जेक्ट के अंदर पढ़े थे। जैसे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आपको बताना है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है। आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड ये किस तरीके से डिफर करता है ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन हैं जिनको कंबाइन करके पूछा हुआ है। सबसे पहले तो आपको बताना है सर, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। उसके बाद तीन सिचुएशन होती है, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक अंडर सब्सक्रिप्शन, एक ओवर सब्सक्रिप्शन। तीनों के ऊपर आपको चर्चा करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो जब भी कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है, जब भी कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, जब भी कोई भी कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर देती है ना, तो वहां पर कंपनीज एक्ट 2013 की अपनी एक सर्टेन कंडीशन है, जहां पर ये बताया गया है कि एग्जैक्टली जो आपका बेसिकली जो आप लोग शेयर इशू करना चाहते हैं ना, उसका एटलीस्ट कम से कम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। उसी को आप लोग क्या कहते हो सर, उसी को आप लोग यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन के अंदर ये सवाल आता है तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे सर, आप लोग लिखेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर होता है। अब ध्यान रखना, मिनिमम अमाउंट ऑफ द शेयर है वो वैल्यू की टर्म में भी हो सकता है और वो आपका बेसिकली नंबर की टर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। तो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अपने आप में वो मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर होता है दैट ए कंपनी मस्ट रिसीव, यानी कि जिसको बेसिकली किसी भी कंपनी को जरूरी रिसीव करना है फ्रॉम द पब्लिक। किससे? पब्लिक से। बिफोर इट कैन प्रोसीड टू अलॉट द शेयर, यानी कि कंपनी अपने अलॉटमेंट शुरू करे शेयर को, उससे पहले उसको एक मिनिमम जो आपके शेयर्स का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। उसको आप लोग क्या कहते हैं सर, उसको आप लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो परसेंटेज रखा गया है सर, वो कितना है? 90% रहने वाला है। माने 90% कम से कम आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आप लोग पब्लिक को बोलते हो आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सीबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, सॉरी, आपका कंपनीज एक्ट अलोंग विद यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेंसी किसका रहेगा? सीबी की जो गाइडलाइन है वो क्या कहती है, किसी भी कंपनी को मस्ट रिसीव करना है एटलीस्ट द 90% ऑफ द इश्यूड अमाउंट। समझ में आया? यहाँ पे ये जो आपका 90% ऑफ इशूइंग अमाउंट है ना, यहाँ पे आपको एक्सक्लूड करके चलना है ओवर सब्सक्रिप्शन को। माने आप यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन को हटा दीजिए, उसको एक्सक्लूड करना है। इसके अलावा जो बच गया ना, उसका आपका जो आप लोग इशूइंग अमाउंट है उसका 90% एटलीस्ट रिसीव होना चाहिए। ये सीबी की गाइडलाइन कहती है। और इसके लिए टाइम पीरियड कितना है सर? 60 दिन का टाइम पीरियड रखा गया है। माने 60 दिन के अंदर, माने 2 महीने का यहाँ पे टाइम पीरियड रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी कंपनी के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है, यानी कि 90% का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं होता है, तो जो आपका एप्लीकेशन मनी है ना, कंपनी को जो रिसीव हुआ है, वो उसको बेसिकली रिफंड करना पड़ेगा उसके एप्लीकेंट को। जो
जो भी एप्लीकेंट बेसिकली इंटरेस्टेड है उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए, जिन्होंने बेसिकली आपका पैसा पे किया है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, उस पर्टिकुलर हालात के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, उनके पैसे को रिफंड करना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सर कोई भी आपकी जो कंपनी है ना, कोई भी किसी भी तरीके की कंपनी हो, बेसिकली हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, अगर वो अपने शेयर्स को इश्यू करना चाहती है, ध्यान से समझना, वो क्या करना चाहती है सर, अपने शेयर्स को इश्यू करना चाहती है, तो उनको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। सर क्या करनी पड़ती है? कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। ये कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द सीबी गाइडलाइन, यानी कि ये कहां से निकल के आई है सर? सीबी गाइडलाइन से निकल करके आई है कि सर जो आप लोग अमाउंट ऑफ शेयर इश्यू करना चाहते हैं, जो अमाउंट आप लोग इश्यू करना चाहते हैं, उस अमाउंट का एटलीस्ट कितना सर आपका 90% क्या होना चाहिए सर? सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। यानी कि वो जो सब्सक्रिप्शन है इशूइंग से पहले कंपनी को रिसीव हो जाना चाहिए, उसी के बाद कंपनी क्या कर सकती है सर? अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। और ये कहां पे लिखा हुआ है सर? सीबी की गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बार बार बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, किसी भी कंपनी के अंदर ना, कोई भी कंपनी हो, वहां पे शेयर इशू करते हैं तो जैसा कि हमने बताया 3 सिचुएशन होती है सर। पहली सिचुएशन क्या होती है, जो अभी अभी हमने पढ़ा सर, इसको आप लोग क्या कहते हो सर? इसको आप लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हो। दूसरा जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, उसको आप लोग अंडर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हो। ठीक है, क्या कहते हो सर? उसको आप लोग बेसिकली अंडर सब्सक्रिप्शन। तो याद रखना ये सारी चीजों को। एक आपका तीसरा होता है जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हो? आप लोग यहां पर उसको ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हो। ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म है और कई बार इन तीनों के बीच में ना एग्जामिनर डिफरेंस करने के लिए बोलता है, डिफरेंस के लिए बोलता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या कुछ चीजें हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या कुछ चीजें हैं, और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या कुछ चीजें हैं। तो यहां पे मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक डिटेल्ड कंपैरिजन, जहां पर आपको पहला कॉलम दिखेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए, दूसरा कॉलम दिखेगा ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए। और यहां पर मैंने लिखे हुए हैं किन किन बेसिस पर हम लोग इन तमाम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मीनिंग या डेफिनेशन की बात करते हैं, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अभी अभी आपने पढ़ा, ये आपका वो मिनिमम अमाउंट होता है जो एक कंपनी को रिसीव होना चाहिए, क्या करने के लिए सर? शेयर अलॉटमेंट को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी कंपनी को अगर अपने शेयर अलॉटमेंट को प्रोसीड करना है तो उसको एटलीस्ट जो आपका शेयर अमाउंट है उसका 90% रिसीव होना चाहिए, और यहां पर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन को एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है सर? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जब भी आपकी एप्लीकेशन रिसीव होती है मोर देन द शेयर इशू। ठीक है ना, मान लीजिए आपने 10,000 शेयर इशू किए हैं और आप लोगों के पास मान लीजिए 15,000 एप्लीकेशन आपको रिसीव होगी है, तो आपका जो बेसिकली आपने जो इशू करना था शेयर, उससे ज्यादा अगर आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है तो ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। समझ में आया? तो जब भी आपको आपकी एप्लीकेशन रिसीव होती है मोर देन द शेयर इशू, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये जो हालात है ये क्या कहलाती है सर? ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाती है। वही अगर आप लोग अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करते हो, माने जो अमाउंट आपने डिसाइड किया है ना वो आपका उससे कम रह जाना, माने आप लोग क्या कहेंगे? व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड आर लेस देन ए शेयर इशू। समझ में आया? जब भी आपकी एप्लीकेशन रिसीव होती है वो क्या होती है? लेस देन द शेयर इशू। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप लोग क्या कहेंगे? ये सिचुएशन क्या कहलाती है? अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पैरामीटर रहा। दूसरा पैरामीटर रहेगा सर रिक्वायरमेंट को लेकर के। देखिए ये आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू द सीबी गाइडलाइन। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए सर? 90% होना चाहिए। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मैंडेटरी नहीं है, कंपनी की वॉलंटरी चॉइस रहेगी। कंपनी चाहे उनको एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे उनको रिजेक्ट कर सकती है, जो भी आपके एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन हुए, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। ठीक है, अब तीसरी सिचुएशन क्या है? यहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन अलाउ किया गया है, लेकिन याद रखिएगा अंडर सब्सक्रिप्शन हो लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। समझ में आया? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी ने मान लीजिए 1,000 शेयर इशू करने हैं। अब बेसिकली सेबी की गाइडलाइन क्या कहती है? इसका बेसिकली 1,000 का 90% माने 900 शेयर कम से कम सब्सक्राइब होने चाहिए। अब 900 की जगह मान लीजिए 920 हो गए, 930 हो गए। अब यहाँ पे आपने 1,000 का बेसिकली इशू किया था, 1,000 से तो कम रह गया लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप लोग क्या कहेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे चलते हैं।
एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन के केस में, जैसे 1 लाख का 90% 90,000 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए 1 लाख शेयर इशू किए, 1.5 लाख आपको एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, तो ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख बेसिकली एप्लीकेशन इशू की है और लेकिन आपको बेसिकली 95,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया भी पूरा हुआ, ठीक है ना, मिनिमम क्राइटेरिया क्या हो गया, पूरा हो गया है। और बेसिकली यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो अमाउंट इशू किया था उससे कम भी है, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। अच्छा, मान लीजिए मिनिमम क्राइटेरिया से नीचे आ गया, मान लीजिए आपका यहाँ पे 90,000 होना था, 85,000 आ गया, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अंडर सब्सक्रिप्शन को अलो नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग उसको अलो करना चाहते हैं ना, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट जो क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग कहेंगे सर इसके इफेक्ट को लेकर के, तो यहाँ पे अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट नहीं होता है तो यहाँ पे जो आपका इश्यू ऑफ शेयर है वो फेल हो जाएगा और मनी रिफंड करना पड़ेगा। अगर आप लोग ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करती हैं तो कंपनी अलॉट कर सकती है शेयर को प्रो राटा के ऊपर और या फिर रिजेक्ट कर सकती है। और यहाँ पे कंपनी में प्रोसीड ओनली इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज मीट, मैंने बताया ना, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कंपनी आगे प्रोसीड कर सकती है, ठीक है। तो ये वो सवाल है जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है, रिपीट होता है, और इस बार भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर यूनिट 1 से इस तरीके का सवाल बनने की पूरी संभावनाएं हैं, पूरे चांसेस है। तो प्लीज 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 आप लोग इसको अच्छे से ना अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके रेडी कर लीजिएगा। अब काफी बच्चे फिर से कहेंगे कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो हर बार की तरह जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं, सर अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पूरा पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। बस आपको करना इतना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस वीडियो के नीचे पीडीएफ कमेंट करना है, और सबसे बुनियादी स्टेप है सर आपको क्या करना है, हाइप करना है। अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर एटलीस्ट 100% हाइप कर देते हैं, 100 लोग इस वीडियो को हाइप कर देते हैं ना, तो वैसे ही मैं जैसे ही 100 हाइप कंप्लीट होंगे इस पीडीएफ का सेशन एज इट इज आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अलोंग विद जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट के रिप्लाई सेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो को एटलीस्ट हाइप करना है, ताकि इस वीडियो का जो बेसिकली इंपैक्ट है ना एल्गोरिथम के ऊपर पॉजिटिव पड़े और हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक रीच आउट कर पाए, ठीक है। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताना है स्टेट द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट। काफी अच्छा सवाल है, देखिएगा एक शब्द आया है जिसको आप लोग क्या कहते हो, जिसको आप लोग यहाँ पे कहते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले हमें समझना है सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट क्या होता है। उसके बाद जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से जुड़े हुए क्या क्या प्रोविजन है, इनके ऊपर आपको चर्चा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, जब भी कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो शेयर्स के अंदर ना उसका अपना एक एफवी होता है। एफवी का मतलब क्या होता है सर, कंपनी का मान लीजिए आपका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है, कंपनी का नहीं, शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। लेटर से मेरा जो फेस वैल्यू है ना वो कितना है सर, आपका 150 रुपए है, ठीक है, 150 इंडियन रुपीज है, ठीक है। तो किसी भी शेयर का आपका जो बेसिकली फेस वैल्यू है कितना है, वो आपका 150 रुपीज है। लेकिन जो आपका शेयर इससे ऊपर चला जाता है, क्या चला जाता है, इससे ऊपर चला जाता है, मान लीजिए 170 रुपए चला गया, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया सर, 20 रुपीज का डिफरेंस आ गया। ये जो अमाउंट कहलाएगा ना ये आपका प्रीमियम अमाउंट कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा सर, ये आपका प्रीमियम है, ठीक है। और ये कहां पे जाएगा, प्रीमियम अमाउंट के अंदर जाता है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं जो भी आपका शेयर होता है, शेयर का जो फेस वैल्यू है अगर उससे ज्यादा उसका प्राइस चला जाता है, जितना ज्यादा जाएगा वो उसका प्रीमियम वैल्यू होगा। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, व्हेन ए कंपनी इशू ए शेयर एट द प्राइस अबव देयर फेस वैल्यू। समझ में है ना, जब भी कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है उसके फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस के ऊपर, तो जो आपका एक्सेस अमाउंट होता है ना, जो बढ़ा हुआ अमाउंट है, जैसे 20 रुपया यहाँ पे है, उसको आप लोग क्या कहते हैं सर, उसको आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से जानते हैं। समझ में आया क्या, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब समझ में आया, जो भी आपका अमाउंट आप बेसिकली कोई भी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं वो उसके फेस वैल्यू से ज्यादा किए हैं, जितना ज्यादा बढ़ा करके चार्ज किया है वो आपका क्या कहलाएगा सर, वो बेसिकली आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया फेस वैल्यू मान लीजिए 10 है, इसको इशू किया गया 15 के ऊपर, एक्स्ट्रा जो 5 रुपया है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के
अंदर जाता है। अब ध्यान देना है, ये जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, ये क्रेडिटेड होगा टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट, ठीक है ना। याद रखना है, सिक्योरिटीज जो प्रीमियम अकाउंट है उसके अंदर ये पैसा जाएगा और इसको यूज किया जाएगा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके यहाँ पे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर पैसा है ना, उसका यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि भाई साहब सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है और उस अमाउंट से जुड़े हुए बेसिकली प्रोविजन को आपको बताना है। तो अगर आप लोग प्रोविजन की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक सेक्शन है जिसको सेक्शन 52 के नाम से आप लोग जानते हैं, सेक्शन 52 के नाम से आप लोग जानते हो। अब ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन 52 है ना, वो आपका बताता है कि सर जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, और इसको यूटिलाइज करने के लिए इसने कुछ कंडीशंस को स्पेसिफाई किया है। कुछ ऐसे पर्पजेज हैं जिनको आप लोग मीट कर सकते हैं। अगर ये पर्पजेज है तो वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट को यूज किया जा सकता है। बाकी किसी भी सिचुएशन के अंदर आप लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट को यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात ये है इशू ऑफ ए फुल्ली पेड अप बोनस। माने अगर आप लोग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो वहां पर हम लोग बेसिकली आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का या अमाउंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपकी कंपनी के अंदर कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, अगर आप लोग उनका राइट ऑफ करना चाहते हैं तो आप लोग इस फंड को यूज कर सकते हैं, इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग राइट ऑफ करना चाहते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, ध्यान रखिएगा, आपने अपनी जो सिक्योरिटीज इशू की थी उसके ऊपर जो भी आपने डिस्काउंट दिया था उसको राइट ऑफ करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एक सिचुएशन और है, आपका जो प्रीमियम पेबल है किसके ऊपर, रिडेम्पशन ऑफ द सिक्योरिटीज के ऊपर, वहां पे भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। लास्ट एंड फाइनल आप लोग क्या कहेंगे, बाईबैक ऑफ द सिक्योरिटीज के केस में भी जब भी कोई भी कंपनी, अच्छा बाईबैक का जो सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन 68 है, सेक्शन 68 है, ठीक है। बाईबैक अगर कोई भी कंपनी करना चाहती है तो वहां पे वो अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का या अमाउंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट के अंदर जो अमाउंट पड़ा हुआ है उसका यूज किया जा सकता है। तो दीज आर द प्रोविजन जिनके केस में आप लोग अपने सिक्योरिटीज जो आपका अमाउंट है या सिक्योरिटीज अकाउंट के अंदर जो अमाउंट है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है, अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है, तो इसको सीरियसली लेना है और अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है जो आपके ईसोप से जुड़ा हुआ है। ईसोप का फुल फॉर्म पहले आपको देखना है। इसका मतलब होता है, ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, एस का मतलब है स्टॉक और ओ का मतलब है ऑप्शन और एस का मतलब होता है स्कीम। ध्यान रखिएगा, आप अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक के ऑप्शन का स्कीम ऑफर करते हैं। कुछ कुछ इस तरीके का थीम आपका बनता है अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब ईसोप का अपना मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ईसोप एक स्कीम है जहां पे आपके एम्प्लॉयज को राइट दिया जाता है, कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है, थोपा नहीं जाता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब समझिएगा, अगर आप लोग ईसोप की बात करते हैं तो ईसोप के अंदर ये आपकी एक स्कीम है जिसके अंदर एक कंपनी ग्रांट करती है उसके एम्प्लॉयज को द राइट, ये कैसा राइट ग्रांट करती है, क्या ऐसा ऑप्शन ग्रांट करती है जिसके चलते वो आपका एम्प्लॉय है परचेज कर सकता है सर्टेन नंबर ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। ध्यान रखना, जो आपका पहले से डिटरमाइंड प्राइस है उसके ऊपर वो कुछ जो आपका अमाउंट डिसाइड किया गया है उस अमाउंट में बेसिकली क्या कर सकता है, इक्विटी शेयर को बेसिकली एक तरीके से परचेज कर सकता है आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। और ये जो स्पेसिफिक पीरियड है ना, इसको आप लोग वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं, यानी कि एक टाइम पीरियड रखा गया है। अगर उस टाइम पीरियड के दरमियान अगर आपका एम्प्लॉय आपकी कंपनी के अंदर रहता है तो कंपनी एक स्कीम लेके आई जिसको आप लोग ईसोप स्कीम के नाम से जानते हैं, जहां पे ये कहा गया कि जो आपका एम्प्लॉय है ना वो शेयर्स को खरीद सकता है और आपके प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर
खरीद सकता है। आप ध्यान रखिएगा जो ईसॉप है अपने आप में एक ऑब्लिगेशन नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया अपने आप में ये आपका कस्टमर का सॉरी आपके एम्प्लॉयज का राइट है कि वो क्या कर सकता है, शेयर्स को बाई कर सकता है। और ये जो आपका बाइंग होता है ना, ये आपके मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस के ऊपर होता है, जहां पे हमने एक शब्द लिखा प्री डिटरमाइंड प्राइस, ठीक है। तो जो मार्केट प्राइस है मान लीजिए 150 रुपया है, आपको 120 पे, 110 पे, 130 पे, 140 पे मार्केट के प्राइस से कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी स्कीम क्या कहलाती है सर, ईसॉप स्कीम कहलाती है। अब ईसॉप स्कीम के अंदर ना माय डियर फ्रेंड्स आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। देखिए सबसे पहला फीचर क्या है, ऑफर टू द एम्प्लॉयज ओनली, माने ये आपके बेसिकली आपके एम्प्लॉयज को ऑफर किया जाएगा, जहां पर एम्प्लॉयज के अलावा आप लोग डायरेक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि बेसिकली ये आपका बेसिकली ईसॉप स्कीम है, ये उनके कंपनसेशन पैकेज का हिस्सा होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन टू परचेज दिया जाता है, नॉट ए ऑब्लिगेशन होता है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं, आप चाहें तो ना खरीदे, ठीक है। अब इसके अलावा आपके एक वेस्टिंग पीरियड होता है। वेस्टिंग पीरियड का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयज मस्ट स्टे इन ए कंपनी फॉर ए सर्टेन पीरियड, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी के अंदर लिखा होता है ना, वहां पे बताया जाता है ये वेस्टिंग पीरियड है। अगर आप लोग उस टाइम पीरियड के दरमियान कंपनी के अंदर रहते हैं तो वो आपका वेस्टिंग पीरियड कहलाता है। अगर आप लोग उस वेस्टिंग पीरियड को क्वालिफाई करते उसके दरमियान कंपनी के अंदर रहते हैं तो यू आर द एलिजिबल फॉर द ईसॉप, ठीक है। अब इसके अलावा याद रखिएगा एक आपका एक्सरसाइज पीरियड होता है, माने आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड एम्प्लॉयज कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है ना, यानी कि ये आपका बेसिकली एक टाइम पीरियड के लिए एक्सेस कर सकता है ईसॉप को, ठीक है। तो ईसॉप बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फंडा है। कंपनी अपने जो लोयल एम्प्लॉयज है, जो आपके इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयज है, उनको लेकर के स्कीम इजाद किया गया था ताकि उनको बेसिकली अपनी कंपनी के अंदर रिटेन किया जा सके। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका ईसॉप स्कीम है ना, उसके दोनों तरीके से बेनिफिट होते हैं, यानी कि अगर आप लोग कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, एम्प्लॉयर के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं या एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, तो दोनों का फायदा होता है। ध्यान से समझना, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईसॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे आपको मार्केट में जो शेयर का प्राइस है अगर उससे कम प्राइस पे इक्विटी शेयर मिलता है तो इसका मतलब जो आपका एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट होगा, मोटिव होगा। और यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है कि सर हमें एम्प्लॉयज जो आपके टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं उनको रिटेन करके चलना है अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि एम्प्लॉयज को अगर आप वो इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको एक आपका सेंस ऑफ ओनरशिप आता है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है क्या आता है सर, सेंस ऑफ ओनरशिप आता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे अलाइन किया जाता है एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को विद द शेयर होल्डर इंटरेस्ट, समझ में आया। अब उसने शेयर खरीदा तो शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा, अगर अच्छा कंपनी परफॉर्म करेगा प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका भी बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आपने अलाइन कर दिया है सर आपके जो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को आपके एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। चलिए ये तो बात हुई ऑब्जेक्टिव की। बेनिफिट ऑफ द ईसॉप की बात करते हो तो कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से जो आपका एम्प्लॉयर है उसके प्रोस्पेक्टिव से आप वो बात करोगे, इसके अलावा एम्प्लॉयज के प्रोस्पेक्टिव से आप लोग बात करोगे। तो ध्यान से देखिएगा आपके एम्प्लॉयर का या कंपनी का फायदा क्या होगा कि यहाँ से इस बेसिकली स्कीम की हेल्प से ये अपने जो टैलेंटेड वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज है, उनको रिटेन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, रिड्यूस किया जा सकता है कैश आउटफ्लो को एज कंपनसेशन, ठीक है। अगर आप लोग एम्प्लॉयर की बात करते हैं तो वो आपका पार्ट ऑफ ओनरशिप बन जाता है कंपनी के अंदर, उसको बेसिकली गेन होता है फ्रॉम राइजिंग दैट शेयर, यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उसको गेन होगा। टैक्स बेनिफिट इन ए सर्टेन केसेस, कुछ कुछ केसेस में उसको टैक्स बेनिफिट भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट्स जिनको आपको अपने दिल और दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है और अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज अमेजिंग इजी, बहुत आसान है, जिसको आपको एक बार पढ़ के चलना है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के आना, ठीक है। तो ये ईसॉप वाला क्वेश्चन प्लीज इसको तैयार कर लीजिएगा, कई बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक प्रोसेस है जिसको आप लोग बुक बिल्डिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं जब भी कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आता है या एफपीओ लेके आता है, आईपीओ माने जो आपका इनिशियल जो आपका पब्लिक ऑफरिंग होता है ना, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं होता कि जो आपके मैनेजमेंट के अंदर, कंपनी के ओनर के अंदर, शेयर होल्डर के अंदर
जो अच्छा लगा वो प्राइस सेट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। प्राइस सेट करने के लिए अपने आप में एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बुक बिल्डिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है, एक प्राइस का रेंज रखा जाता है, एक प्राइस का बैंड रखा जाता है, उसके बाद इन्वेस्टर का बाइड बुलाया जाता है, और जिस प्राइस के ऊपर ना मैक्सिमम बेसिकली बाइड होता है, मैक्सिमम लोग आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, उसके इर्द गिर्द आपका फाइनल जो आपका शेयर का जो प्राइस है वो रखा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को आप लोग बुक बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बुक बिल्डिंग अपने आप में एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग द शेयर और ए सिक्योरिटीज इन टू द पब्लिक। पब्लिक को शेयर और सिक्योरिटीज इशू करते टाइम इसका यूज किया जाता है। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टर बाइड्स फॉर द शेयर एट ए प्राइस विद इन ए स्पेसिफिक प्राइस बैंड, मैंने बताया ना स्पेसिफिक प्राइस बैंड, एंड द फाइनल प्राइस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द डिमांड फॉर द इन्वेस्टर। और जो आपका मैक्सिमम जो डिमांड इन्वेस्टर करेगा ना, जिस प्राइस के ऊपर करेगा, उसी को बेसिकली अमूमन ये देखा गया है कि उसका वही प्राइस सेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमनली अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आना चाहती है, इनिशियली जो आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर के आना चाहती है, उस पर्टिकुलर केस में बुक बिल्डिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कुछ की फीचर्स है जो आपको पढ़ लेनी है। सर आपका सबसे पहला की फीचर क्या है, प्राइस बैंड। प्राइस बैंड का मतलब क्या है, कंपनी को पहले आपका एक मिनिमम प्राइस माने आपका एक फ्लोर प्राइस सेट करना पड़ेगा, ठीक है, और एक आपका मैक्सिमम प्राइस जिसको कैप प्राइस कहते हैं वो सेट करना पड़ेगा। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेंज बन गया, ठीक है, क्या बन गया सर, आपका रेंज बन गया है, इसी को आप लोग प्राइस रेंज कहते हैं, बैंड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाइडिंग बाय इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर बाइड करेगा, उसके बाद बुक रनर होता है, और उसके बाद फाइनल प्राइस होता है, जिसको आप लोग कट ऑफ प्राइस के नाम से जानते हैं। माने जिसके ऊपर ज्यादा बाइट लगेगा, जिसका ज्यादा डिमांड होगा, उसी का सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस प्राइस के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना बाइट के अंदर, उसी को हम लोग अमूमन आपका बेसिकली फाइनल प्राइस कंक्लूड करके कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर यूनिट ऑफ द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो प्लीज प्लीज इसको भी आपको एक बार अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तरीके के शेयर्स के बीच में, एक आपका राइट शेयर होता है, एक आपका बोनस शेयर होता है, क्योंकि दोनों ही शेयर इशू किए जाते हैं फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर द न्यू शेयर। तो यहाँ पे आपको समझना है दोनों की अपनी डेफिनेशंस क्या होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और बुनियादी तौर पे आपको एक कंपैरिजन टेबल आपके दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सर राइट शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आपके राइट शेयर को लेकर के। देखिए राइट शेयर का मतलब होता है एक ऐसा एडिशनल शेयर जो ऑफर किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, यूजुअली लोअर देन द मार्केट प्राइस इन ए स्पेसिफिक रेशियो। देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, रेशियो स्पेसिफिक रहेगा, प्राइस लोअर रहेगा, और ये आपका बेसिकली राइट शेयर के अंदर ना हम लोग क्या करते हैं, न्यू कैपिटल को रेज करना चाहते हैं, एडिशनल कैपिटल को रेज करना चाहते हैं। डेट्स जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको हम लोग शेयर इशू करते हैं, लेकिन उनका फायदा ये होता है कि एक फिक्स रेशियो के ऊपर ना वो मार्केट से कम प्राइस के ऊपर शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो ये जो शेयर हैं ये आपके राइट शेयर कहलाते हैं। इनका मेन पर्पज फ्रेश कैपिटल को रेज करना होता है। ये ऑफर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन के साथ, ठीक है ना। और इनका नेचर होता है सर आपके शेयर होल्डर्स को पैसा पे करना पड़ता है इन शेयर्स को खरीदने के लिए, लेकिन वो आपका प्राइस है वो लोअर देन द मार्केट प्राइस रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बोनस शेयर, सॉरी आपका राइट शेयर। एक होता है बोनस शेयर। बोनस शेयर एक आपका फ्रेश शेयर होता है जो बेसिकली कोई भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है, लेकिन ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ये बेसिकली कंपनी अकमलेट करना चाहती है अपने प्रॉफिट को या रिजर्व को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका पर्पस क्या है सर, जितने भी रिजर्व कंपनी के पास पड़े हुए हैं कंपनी उनको कैपिटलाइज करना चाहती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए विद सम प्रपोर्शन या रेशियो के साथ दिया जाता है। नेचर क्या होता है सर, यहाँ पे कोई पेमेंट करना नहीं होता है, डायरेक्टली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये बोनस की टर्म में शेयर दिए जाते हैं, जिनको आप लोग बोनस शेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। सर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके राइट शेयर्स और सर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बोनस शेयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग किस पर चर्चा करेंगे सर? पर्पस को लेकर के चर्चा करेंगे। सर अगर आप फ्रेश फंड को रेज़ करना चाहते हैं तो राइट शेयर इश्यू होंगे। अगर आप लोग एक्युमुलेट करना चाहते हैं, प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बोनस शेयर इश्यू किया जाएगा। सर राइट शेयर के अंदर पेमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। बोनस शेयर के अंदर आपको बेसिकली कोई भी प्राइस पे नहीं करना होता है। इसका मेन मोटिव न्यू कैपिटल को शेयर होल्डर से रेज करना होता है। यहाँ पे आपको सरप्लस और रिजर्व को कैपिटलाइज करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे राइट शेयर के केस में प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे बोनस शेयर के केस में प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ से क्या होगा? कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी और कैश भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे ओनली शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, कैश रिमेन अनचेंज्ड रहेगा। ये आपको याद रखना, ठीक है। सीबीआई जो सीबी का अप्रूवल है वो आपको राइट शेयर के केस में लेना चाहिए। बोनस के केस में ये नेसेसरी नहीं है। कुछ कुछ लिस्टेड कंपनीज के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इट्स ए बेसिक कंपैरिजन जो हम लोगों ने कंपनीज लो के अंदर भी पढ़ा था, यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जो हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। सर आपका बाई बैक ऑफ ए शेयर क्या रहता है? तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। जब भी कोई भी कंपनी अपने ही कंपनी के शेयर्स को खुद खरीदना शुरू कर दे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीदना शुरू कर दे, तो क्या कहलाता है सर? बाईबैक ऑफ शेयर कहलाता है, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग कह सकते हो बाईबैक ऑफ शेयर का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां पर कोई भी कंपनी रीपर्चेज करती है अपने खुद के शेयर्स को फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यूजुअली एट ए प्रीमियम प्राइस। किसके ऊपर? प्रीमियम प्राइस के ऊपर। एंड देन कैंसिल दोज शेयर, और बाद में खरीद करके उनको क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। तो इस तरीके के शेयर्स को आप लोग बाईबैक ऑफ शेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स को रिड्यूस किया जा सके मार्केट के अंदर, एंड इसको गवर्न किया जाता है अंडर द सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये आपको याद रखना, ठीक है। सबसे जरूरी बात क्या है सर? ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्जेक्टिव है रिटर्न करना है सरप्लस कैश को शेयर होल्डर के लिए। यहाँ पे आपका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है मार्केट की वैल्यू को, प्रिवेंट करना है होस्टाइल टेक ओवर को, स्ट्रेंथन करना है प्रमोटर की होल्डिंग को। क्लियर है? ये कुछ आपको याद रखना। कहां कहां से पे किए जा सकते हैं? सीबी की गाइडलाइन कहती है फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो, आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो आपकी प्रोसीड ऑफ द अर्लियर इश्यूज नॉट सेम काइंड ऑफ द ए शेयर, उस पर्टिकुलर केस में ये कुछ ऐसे शेयर कंडीशन है जहां पर कोई भी कंपनी बाईबैक ऑफ ए शेयर कर सकती है इन फंड्स का इस्तेमाल करके। लेकिन बाईबैक के अंदर कुछ कंडीशन है जो आपको जरूर लिख के आनी है। जैसे बाईबैक एक्सीड नहीं करना चाहिए 25% ऑफ द पेड अप प्लस में फ्री रिजर्व। समझ में आया? किसी भी फाइनेंशियल के ईयर के दरमियान आपका फ्री रिजर्व और जो आपका पेड अप कैपिटल है उसका 25% तक ही बाईबैक किया जा सकता है। इसके अलावा जो आपका डेट इक्विटी रेशियो है ना, आफ्टर बाईबैक क्या नहीं एक्सीड करना चाहिए? 2:1 एक्सीड नहीं करना चाहिए। शेयर बोट बैक मस्ट बी एग्जिस्टिंग विद इन द 7 days ऑफ द कंप्लीटेशन। माने आपको क्या करना है? से जो आपने खरीदे हैं 7 दिन के अंदर उनको डिमोलिश कर देना है। एंड बाईबैक मस्ट बी अथोराइज्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आप लोग एओके के नाम से जानते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बाईबैक का बेसिकली प्रोविजन होना चाहिए, बाईबैक का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि भविष्य में आप लोग क्या कर सकते हैं सर? बाईबैक कर सकते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? इसके अलावा आपका अथोराइज्ड, इसके अलावा आपका इश्यूड, इसके अलावा आपका सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल क्या होता है? इनके बीच में आपको फर्क करना। अब कंपनी लॉ के अंदर मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया था सर, शेयर कैपिटल का मतलब होता है जब भी कोई भी कंपनी आम जनमानस होती है, जो पब्लिक है, उसको अपने शेयर्स इशू करती है, बदले में जो उसको पैसा मिलता है उसको कलेक्टिवली, उसको टोटल आप लोग क्या कहते हो सर? शेयर कैपिटल कहते हो। यही आपका क्या कहलाता है सर? शेयर कैपिटल कहलाता है। और जो भी कोई भी जॉइंट वेंचर कंपनी होता है, जो भी कोई भी पब्लिक कंपनी होता है, उसके अंदर जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है सर, वो आपका शेयर कैपिटल माना जाता है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है जो आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं। तो सर आप लोग क्या कहेंगे सर? शेयर कैपिटल रेफर करता है टोटल अमाउंट ऑफ मनी को जो कोई भी कंपनी रेज करती है बाय इशूइंग द शेयर टू द पब्लिक। मैंने बताया ना, पब्लिक को क्या इशू करके सर? शेयर्स को इशू करके ना कोई भी कंपनी जो पैसा इकट्ठा करती है वो क्या कहलाता है सर? वो आपका शेयर कैपिटल कहलाता है। और किसी भी बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ये आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। और जो आपका शेयर कैपिटल है ना, वो रिप्रेजेंट करता
है ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर की किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्हेन ए कंपनी इशू द शेयर, जब भी कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, बदले में जो उसको मनी मिलता है, जो पैसा मिलता है, उसी को आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं सर, उस कंपनी का शेयर कैपिटल कहते हैं। तो ये तो बुनियादी तौर पे एक बेसिक डेफिनेशन की बात हो गई है। जो शेयर कैपिटल अगर आपको एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाए तो डेफिनेटली आप इसको लिख के आ जाइएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्योंकि हमसे पूछा गया है सर अथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, और उसके अलावा आपका क्या रहेगा, पेड अप कैपिटल क्या होता है। तो इनका मीनिंग अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो आपको पता होगा सर, जब भी कोई भी कंपनी बनाया जाता है, जब भी कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो आप सभी अच्छे से जानते हैं उसके इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हमारे पास दो डॉक्यूमेंट होते हैं। एक आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक बात साफ साफ लिखी होती है कि ये जो आपकी कंपनी है ना, ये अपने लाइफ टाइम के दरमियान, ध्यान से समझना किसकी बात कर रहा हूं सर, ये कंपनी अपने लाइफ टाइम के दरमियान एग्जैक्टली कितना पैसा शेयर्स इशू करके एक तरीके से रेज कर सकती है, उसकी जानकारी कहां पे दी जाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर दी जाती है। और उसको आप लोग क्या कहते हो सर, उसको आप लोग अथोराइज्ड कैपिटल कहते हो। क्या कहते हो सर, इसको आप लोग अथोराइज्ड कैपिटल के नाम से जानते हो, ठीक है। अब ये हो गया अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जितना कैपिटल रेज करने के लिए किसी भी कंपनी को अलाउ करता है, वो मैक्सिमम लिमिट क्या कहलाती है सर, आपकी अथोराइज्ड कैपिटल कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा, अथोराइज्ड कैपिटल लेटर से कि मेरी है, मेरे को 20 करोड़ का अथोराइज्ड कैपिटल है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, लेकिन इस समय मेरे को केवल और केवल 10 करोड़ की अमाउंट की जरूरत है। तो जो अमाउंट मैं बेसिकली आपकी पब्लिक को ऑफर करता हूं शेयर्स के टर्म में कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो ये मैंने क्या किया सर, इशू किया। तो सर ये क्या कहलाएगा सर, ये आपका इशूड कैपिटल कहलाएगा। अब इसके अंदर से अब मेरे जो शेयर होल्डर्स है, या मैं कहूंगा जो पब्लिक है, मेरे को एक तरीके से अलाउ करते हैं या प्रोमिस करते हैं कि हम लोग इतना अमाउंट खरीद लेंगे। लेट अस से उन्होंने कहा 5 करोड़ हम लोग खरीद लेंगे, तो सर ये क्या कहलाएगा, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगा। और जितना का पैसा आप कंपनी को रिसीव होता है ना, जिसने का पैसा कंपनी को रिसीव होता है, वो आपका पेड अप कैपिटल कहलाता है। तो बुनियादी तौर पे सारी चीजें हम लोगों ने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ी हुई है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कोई भी कंपनी लीगली अलाउ की गई है कि भाई साहब वो अपने शेयर्स को इशू करके एक तरीके से रेज कर सकती है। और ये कहां पे मेंशन होता है सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये सारी चीजें मेंशन होती है, ठीक है। अब ये जो आपका अथोराइज्ड शेयर कैपिटल है, इसको नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड क्या बताया सर, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ द अथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, विच इज ऑफर टू द पब्लिक। मैंने बताया ना, जिसका ऑफर किसको दिया गया है, पब्लिक को दिया गया है सब्सक्रिप्शन के लिए, वो क्या कहलाएगा सर, वो आपका इशूड कैपिटल कहलाएगा। अब इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो बेसिकली जो आपका इट इज द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच हैज एक्चुअली बीन सब्सक्राइब्ड, यानी कि अप्लाइड एंड टेकन बाय द पब्लिक, ठीक है। और इसके अलावा जिसका पैसा मिल गया, जिसका अमाउंट बेसिकली कंपनी को रिसीव हो गया है, वो क्या कहलाता है सर, आपका पेड अप कैपिटल कहलाता है। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, इनको आपको पढ़ लेना है। और अमूमन ये देखा गया है कि ये सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता ही होता है। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आप लोग समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है सर, आपको बताना है आपका प्रोसीजर किसका, फॉर फीचर्स का एंड द री इशू ऑफ द शेयर्स विद ए सूटेबल एग्जाम्पल। दो इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, एक तो आपको फॉरफीचर का जो प्रोसीजर है वो बताना है, और री इशू का शेयर कैसे किया जाता है ये आपको बताना है। सर फॉरफीचर का क्या मतलब होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, जब भी कोई भी शेयर होल्डर आपका फेल हो जाता है पे करने के लिए अलॉटमेंट को या तो कॉल मनी को ऑन द टाइम, समझ में आया? यानी कि कोई भी शेयर होल्डर है, या तो वो बेसिकली फेल हो गया है अलॉटमेंट अमाउंट के लिए, या फिर वो जो आपका कॉल मनी होता है ना, उसको टाइम पे नहीं कर पाता है, तो
उस पर्टिकुलर केस में कंपनी हैज राइट टू फॉरफिट, माने कैंसिल कर सकती है। किसको कैंसिल कर सकती है सर? उस शेयर को। दिस मींस द शेयर होल्डर लॉसेस द ओनरशिप ऑफ दोज शेयर्स एंड द अमाउंट ऑलरेडी पेड इज आल्सो फॉरफिटेड, माने जो पैसा उसने दिया हुआ है वो भी चला जाएगा, ठीक है ना, वो भी कंपनी अपने पास रख लेगी, और जो उसके ओनरशिप राइट है शेयर्स को लेकर के वो भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये सर क्या कहलाता है? ये सर आपका फोर फीचर ऑफ शेयर कहलाता है, ठीक है। अगर आप लोग फोर फीचर ऑफ शेयर को बेसिकली इशू करना चाहते हैं या उसके प्रोसीजर को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक नोटिस इशू करना पड़ता है, जो कंपनी सेंड करती है। एक नोटिस किसको सर ये सेंड किया जाता है? जो भी आपका डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है, और उसको आस्क किया जाता है सर आप लोगों को विद इन द मिनिमम 14 डेज आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। अगर वो फिर भी पेमेंट नहीं करता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर फोर फीचर ऑफ द शेयर के लिए ये बात रखी जाती है, और लास्ट में जाके उसके शेयर्स को कैंसिल करके उसका जो आपका बेसिकली ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसको आप लोग कहते हैं द अमाउंट अनपेड इज कैंसिल, ठीक है ना। जो भी आपके अमाउंट अनपेड है उसको क्या कर दिया जाता है? कैंसिल कर दिया जाता है, और जो उसने अमाउंट ऑलरेडी पे किया है उसको ट्रांसफर किया जाता है शेयर्स फॉर फीचर अकाउंट के अंदर। ये आपको याद रखना, ठीक है। तो जो आपका अमाउंट बेसिकली कंपनी के पास रहा, जो उसने ऑलरेडी पे किया था, वो कहां पे चला जाएगा सर? वो आपके शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जर्नल एंट्री देखिएगा, व्हेन द शेयर आर फॉरफिटेड द कंपनी अनपेड ऑन द कॉल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या पास होगी सर? सबसे पहले तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा फॉर द टोटल कॉल्ड अप अमाउंट, ये आपको याद रखनी है। और ये कहां पे जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट के अंदर, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये अगर आप लोग शेयर अलॉटमेंट या कॉल की बात करते हो तो ये अनपेड अमाउंट के लिए है, ये आपका अमाउंट ऑलरेडी पेड के लिए है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बेसिकली एग्जांपल याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपका एक जर्नल एंट्री पास किया हुआ है, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगा। देखिए बहुत डिटेल में नहीं जा सकता हूं, आप लोगों को मेरी आवाज से भी पता चल रहा होगा 3-4 दिन से मेरी तबीयत नासाज है। ये सेशन भी मैं नहीं लेने वाला था, लेकिन क्योंकि आपके एग्जामिनेशन है, काफी बच्चे लास्ट मोमेंट पे चैनल से पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा एक सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं, जहां पे क्योंकि 2 यूनिट मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर डाल चुका हूं, बची हुई जो यूनिट है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूं, कंबाइन करके आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको अगर आप लोग पढ़ के चले जाएंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों ने इधर उधर से पढ़ लिया होगा, तो डेफिनेटली आप पास हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। बाकी इस चीज के लिए थोड़ा सा जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर प्रैक्टिकल नहीं करवाया, सर जो आपका सिलेबस की यूनिट वाइज रिवाइज नहीं करो, उसका एक बेसिक रीजन यही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो प्लीज आप इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करके ना, जो भी कंटेंट मैंने अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड किया है उससे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बहरहाल अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे अगर आप लोग बात करते हो, ध्यान दीजिएगा, आगे क्या था सर? री इशू ऑफ ए फॉरफिटेड शेयर। सर जो आपने शेयर्स कैंसिल किए हैं उनको री इशू कैसे किया जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द कंपनी कैन री इशू, कंपनी क्या कर सकती है? री इशू कर सकती है फॉरफिटेड शेयर्स एट ए पार, प्रीमियम और ए डिस्काउंट। ध्यान दीजिएगा, 3 अलग अलग बोर्ड है, एक पार पे है, एक आपका प्रीमियम पे है और एक आपका डिस्काउंट पे है। बट द डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑलरेडी फॉरफिटेड, ये आपको याद रखना है। ये जो डिस्काउंट है ना, ये किसको एक्सीड नहीं करना चाहिए सर? उस अमाउंट को एक्सीड नहीं करना चाहिए जो ऑलरेडी फॉरफिटेड है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्री ऑफ द री इशू क्या रहेगा? जब भी आप लोग फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करते हैं तो सर उसका जर्नल एंट्री रहता है बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट जो रिसीव हुआ है, उसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट रहेगा, जो डिस्काउंट अलाउ किया है अगर कोई है तो। इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर टोटल अमाउंट जो भी आपका रिसीव हुआ है। ये किसके केस में है सर? आप लोग फॉरफिटेड शेयर्स को अगर री इशू करना चाहते हैं तो जर्नल एंट्री बड़ी काम आएगी, उसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा ट्रांसफर द रिमेनिंग बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू द कैपिटल रिजर्व। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए बेसिक एंट्री है, क्या जाएगा सर? आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इसके अलावा टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सा आसान सी जर्नल एंट्री है, क्योंकि जर्नल एंट्री आप लोगों को तब तक याद नहीं रहती जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। पर अभी आपको केवल और केवल इनको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, और कोई अल्टरनेट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने कहा सर री इशू ऑफ द शेयर की बात हो रही है, तो आपको क्या बताना है?
आपको बताना है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द इशूइंग द शेयर, शेयर को इशू करने के कितने मेथड हैं, अलोंग विद आपको बताना है उनकी अलग अलग जो जर्नल एंट्रीज हैं उनको भी एक्सप्लेन करना है। कंपनी रेज कर सकती है कैपिटल बाय इशूइंग द शेयर, आप सभी जानते हैं, लेकिन ये जो मेथड है ना ये अलग अलग होते हैं। जैसा कि हमने बताया, अगर आप लोग शेयर्स को इशू करते हैं, पार के ऊपर पहला है, प्रीमियम के ऊपर दूसरा है, इसके अलावा डिस्काउंट के ऊपर तीसरा है, इसके अलावा एक और होता है इशूड ऑफ द शेयर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन द कैश, ये चौथा तरीका रहता है। इसके अलावा आपका एक बोनस शेयर भी इशू किया जाता है। ये 5 तरीके हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, अगर आप लोग पार वैल्यू की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट द फेस वैल्यू, जब भी कोई भी शेयर को फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के ऊपर इशू किया जाता है उसको आप लोग कहते हो इशूड एट ए पार, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या रहेगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेटर से कोई भी कंपनी है उसने 1000 शेयर्स इशू किए हैं और एक का जो प्राइस है 10 रुपया ईच एट से पार है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा सर, सबसे पहले बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर आप लोग 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। अब ये कहां पे जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सर कितना है 10,000 है, ठीक है। तो बेसिक जर्नल एंट्री है, ये आपको याद कर लेनी है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नरेशन लिखी हुई है, बीइंग 1000 शेयर्स इशूड एट द 10 ईच एट ए पार, ठीक है। तो पहला तरीका बिल्कुल फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के अगर आप लोग शेयर्स को इशू करते हैं। इसी तरीके से प्रीमियम का मतलब क्या है सर, प्रीमियम का मतलब है अगर आप लोग शेयर्स को इशू करते हैं मोर देन इट्स फेस वैल्यू, तो जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है ना उसको आप लोग क्या कह देंगे सर, शेयर का प्रीमियम कह देंगे। समझ में आया, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, जब भी आप लोग किसी भी शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस के ऊपर इशू करते हैं तो क्या कहलाता है सर, वो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है वो शेयर प्रीमियम कहलाता है। इसके लिए जर्नल एंट्री के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1000 शेयर्स आपने इशू किए हैं, 10 रुपए का फेस वैल्यू था, 12 के ऊपर आपने इशू कर दिया, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट के अंदर देखिए, अगर आप लोग 12 मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10,000 की फेस वैल्यू है और 2,000 आपका प्रीमियम के अंदर चला जाएगा, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है 10,000 है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। नीचे आपको क्या कर देना है सर, नरेशन लिख देना है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है सर, जर्नल एंट्री क्या होता है जब भी आप लोग शेयर्स को प्रीमियम के ऊपर इशू करते हैं। इसी तरीके से आपका एक डिस्काउंट के ऊपर होता है, लेकिन याद रखिएगा कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हो तो इशू ऑफ द शेयर एट ए डिस्काउंट इज नॉट अलाउड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द स्वीट इक्विटी शेयर एज पर द स्पेसिफाइड प्रोविजन। ये आपको याद रखना है, केवल और केवल जो आपका स्वीट इक्विटी शेयर आप सभी ने पढ़ा होगा ना उस केस में इसको अलाउ किया गया है। बाकी कंपनीज लॉ है ना, वो आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स को इशू करने से मना करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बट फॉर द एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए, जैसे 1000 शेयर है, फेस वैल्यू अगर उसकी 10 रुपए है और हमने उसको 9 रुपए पे इशू कर दिया, तो सर देखिए बैंक अकाउंट डेबिट में कितना होगा सर, 9,000 होगा, क्योंकि 9,000 9 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। अब डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ ए शेयर अकाउंट कितना है सर, 1,000 है, क्योंकि 1 रुपए आपने 10,000 शेयर के लिए इशू किया, ठीक है। और शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर कितना जाएगा सर, 10,000 जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्लियर। 9,000 और 1,000 कितना हो जाएगा 10,000, नीचे भी बैलेंस हो गया 10,000। तो ये होता है सर इशू ऑफ द शेयर एट डिस्काउंट, ये भी पूछा जाता है। अच्छा, अदर देन कैश की बात करते हैं, माने जो आपने कंसिडरेशन है ना वो कैश नहीं रहेगा। व्हेन ए कंपनी इशू ए शेयर टू द वेंडर इंस्टेड ऑफ ए कैश पेमेंट, जैसे आपने कोई एसेट को परचेज कर लिया फॉर द सर्विसेज के लिए किसी भी तरीके से, अदर देन कैश अगर आप लोग कोई भी बेसिकली शेयर्स को इशू करते हैं उसको आप लोग इशू फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। जैसे आपने शेयर्स है जिनकी वर्थ कितनी है 50,000 है, उनको इशू किया है एक मशीनरी को खरीदने के लिए, तो जर्नल एंट्री क्या रहेगा सर, मशीनरी अकाउंट कितना आ जाएगा 50,000 डेबिट हो जाएगा और ये कहां पे चला जाएगा, टू द कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, being shares issued to the vendor against the purchase of the machinery, ये नरेशन आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक और होता है सर बोनस शेयर, बोनस शेयर आर इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आप सभी ने पढ़ा होगा बोनस शेयर को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करना होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कंपनी के प्रॉफिट और रिजर्व के अंदर से इसको इशू किया जाता है। जैसे आप लोग मान लीजिए 1,000 बोनस शेयर है, 10 रुपए का 1,000 बोनस शेयर ऑफ ए
10 ईच आर इशूड, यानी कि 10 रुपए का एक इशू किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जर्नल रिजर्व अकाउंट जो भी आपने डेबिट किया है, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट से जाएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जाएगा। अब ये कहाँ पे गया, टू द शेयर कैपिटल, ये कहाँ पे गया, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 10,000। नीचे आप लोग नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग बोनस शेयर इशूड आउट ऑफ द रिजर्व, ठीक है, रिजर्व से या फिर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जहां से भी आप लोग बोनस शेयर इशू करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है सर, अलग अलग शेयर्स को इशू करने के कौन कौन से मेथड हैं और उनकी जर्नल एंट्री भी आपको एक बार याद कर लेनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है सर, डिबेंचर क्या होता है और कितने तरीके के डिबेंचर होते हैं। देखिए, टाइप ऑफ द डिबेंचर के अंदर हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हम लोग डिबेंचर्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं सर डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है। डिबेंचर अपने आप में एक ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए कंपनी होता है जो आपका एक्नॉलेजिंग ए डेप्थ होता है, ठीक है ना, यानी कि अपने आप में एक ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए कंपनी एक्नॉलेज ए डेप्ट होता है, ठीक है। इट इज फॉर्म ऑफ ए लोन टेकन बाय ए कंपनी। सबसे जरूरी बात है, ये एक तरीके का लोन होता है जो कंपनी लेती है फ्रॉम द पब्लिक, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, विद ए प्रॉमिस टू रीपे। देखिए ये क्या प्रॉमिस करती है कि रीपे करेंगे हम फिक्स पीरियड ऑफ द टाइम के लिए अलोंग विद ए फिक्स्ड रेट ऑफ द इंटरेस्ट। समझ में है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर हम लोग इसका रीपेमेंट कर देंगे। तो इट इज अ टाइप ऑफ द लोन जिसको आप लोग क्या कहते हो, डिबेंचर कहते हो। और जो भी आपके डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर कहलाते हैं, ओनर नहीं कहलाते हैं। इंटरेस्ट इज पेड टू द डिबेंचर होल्डर वेदर द कंपनी मेक ए प्रॉफिट और ए नॉट, ठीक है ना। इंटरेस्ट उनको जाएगा ही जाएगा, कंपनी को नफा हो नुकसान हो इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। एंड डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड और ए अनसिक्योर्ड, ठीक है ना। डिबेंचर क्या हो सकते हैं, सिक्योर हो सकते हैं या अनसिक्योर हो सकते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो सिक्योरिटी के बिहा पे क्लासिफिकेशन किया जाता है सर, आपका कन्वर्टिबिलिटी के बिहा पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, रिडम्पशन के बिहा पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, और लास्ट एंड फाइनल क्या है सर, रजिस्ट्रेशन के बिहा पे आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब आपको समझना क्या है सर, आपको समझना है सिक्योरिटी के बिहा पे आप लोग डिबेंचर दो तरीके के, एक आपका सिक्योर डिबेंचर होता है, एक आपका अनसिक्योर डिबेंचर होता है। सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको बैक किया जाता है बाय द सम एसेट और ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपनी एज ए सिक्योरिटी। समझ में है, यानी कि इनको बैक किया गया या तो कंपनी का कोई सिक्योरिटी हो गया या एसेट्स के थ्रू, ठीक है। अब ये जो आपका अनसिक्योर डेबिट होते हैं, सॉरी अनसिक्योर डिबेंचर होते हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी अटैच्ड नहीं होती है डेट बाय, इसको आप लोग क्या कहते हो, अनसिक्योर्ड डिबेंचर कहते हो, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ऐसे डिबेंचर जिनको कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी शेयर के अंदर इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, वो क्या कहलाते हैं सर, कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं। जिनको एक साल के अंदर आप लोग शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, वो क्या कहलाते हैं सर, आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग रिडम्पशन के बिहा पे बात करते हैं तो रिडीमेबल डिबेंचर होता है, इररिडीमेबल डिबेंचर होता है। रिडीमेबल डिबेंचर होते हैं, दीज आर द रीपेड आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ द टाइम एज मेंशन इन द टर्म्स। हो जाए, इनको क्या किया जाता है, इनको सर रीपेड कर दिया जाता है आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है। इनको क्या बोलते हो सर, रिडीमेबल बोलते हैं। और इनको रीपेबल नहीं होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, इनको क्या बोलते हो सर, इररिडीमेबल डिबेंचर बोलते हो। तो ठीक है, डिबेंचर की क्लासिफिकेशन आप लोग अलग अलग पैरामीटर पे करते हो, अलग अलग बेस पे करते हो, ये डिपेंड करता है किस बेस पे आपने क्लासिफिकेशन किया। जैसे लास्ट एंड फाइनल आपका क्या बच गया सर, रजिस्ट्रेशन के बिहा पे, तो एक आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर हो जाएगा, एक आपका बियरर डिबेंचर हो जाएगा। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब क्या है, द नेम एंड द डिटेल ऑफ द होल्डर्स आर रजिस्टर्ड विद द कंपनी। समझ में है, यानी कि जो आपका नाम और जो डिटेल है होल्डर की वो क्या रहेंगी, कंपनी के अंदर रजिस्टर रहेंगी, एंड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बाय द ट्रांसफर डीड, ठीक है ना। और इनको केवल और केवल ट्रांसफर डीड के थ्रू ही ट्रांसफर किया जा सकता है। बियरर डिबेंचर वो होते हैं, दीज आर नॉट रजिस्टर्ड, ये क्या होते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ट्रांसफरेबल बाय द मेयर डिलीवरी एंड इंटरेस्ट इज पेड टू द बियरर, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों ने कंपनी लॉ के अंदर भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी काफी सारी चीजें रिपीट हो रही है। जैसे गुडविल वगैरह अभी मैं आगे वीडियोज अटैच कर दूंगा, मैंने 2 यूनिट अलग से पढ़ाया हुआ है, वो अच्छे से पढ़ाया हुआ है, वहां पे हम लोगों ने काफी अच्छे चीजों को क्लियर किया है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिडम्पशन ऑफ ए डिबेंचर बाय लमसम एंड दूसरा क्या है बाय द इंस्टॉलमेंट मेथड। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर की बात
बात करते हो तो एक तो मेथड है जहां पे आप लोग लमसम अमाउंट पे करते हो, माने एक साथ आप लोग सारा अमाउंट पे कर देते हो। दूसरा मेथड क्या होता है सर, जहां पर आप लोग इंस्टॉलमेंट के अंदर बेसिकली पेमेंट करते हो, ठीक है। तो ये रीपेमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आपका पहला मेथड क्या है जिसको आप लोग लमसम मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है सर जिसको आप लोग इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लमसम मेथड के अंदर क्या होता है, जो भी एंटायर अमाउंट है डिबेंचर का उसका रीपेमेंट किया जाता है एट ए टाइम ऑन ए फिक्स डेट, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप लोग बात करेंगे इंस्टॉलमेंट के अंदर इसका रीपेमेंट किया जाता है लेकिन पार्ट्स के अंदर ओवर ए टाइम पीरियड, यानी कि यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा करके आप लोग पेमेंट करता है, यहाँ पे आप लोग इकट्ठा पेमेंट करता है, ठीक है। रिडेम्पशन टाइम की बात करते हो तो लमसम मेथड के अंदर रिडेम्पशन इज डन आफ्टर ए फिक्स टर्म, ठीक है ना। जो भी आपका एक जर्नली जैसे आप 5 ईयर की बात करेंगे तो ये आपका फिक्स पीरियड हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट के अंदर रिडेम्पशन की बात करेंगे तो ये आपका इन ईयर और ए पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट के अंदर होता है। वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टाइम पीरियड क्या रखा गया है। प्लानिंग की अगर आप लोग बात करते हो तो यहाँ पे रिक्वायर होता है लार्ज अमाउंट ऑफ द फंड्स एट द टाइम ऑफ द रिडेम्पशन, समझ में, यानी कि यहाँ पे क्योंकि एक बार में आपको सारा पेमेंट करना है तो ज्यादा पैसा चाहिएगा। यहाँ पे देखिए इजियर ऑन ए कैश फ्लो, ये क्या होता है, इजी होता है कैश फ्लो के अंदर एज ए पेमेंट इज स्प्रेड ओवर द ईयर, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा है वो टुकड़े टुकड़े में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग सिंकिंग फंड की बात करते हो तो जो आपका लमसम मेथड है ना वो ओपनली सिंकिंग फंड और ए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू द अकमलेटेड मनी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो मे और मे नॉट रिक्वायर्ड ए सिंकिंग फंड, यहाँ पे कोई आपको सिंकिंग फंड की जरूरत भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों चांसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप लोग अकाउंटिंग एंट्रीज लिख सकते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझा सकते हैं। तो बस मुद्दा ये है कि सर लमसम अमाउंट के अंदर एक साथ पेमेंट किया जाता है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के अंदर टुकड़े टुकड़े के अंदर पेमेंट किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सर एक आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ ए डिबेंचर, ये भी आपको पढ़ लेना है, बिल्कुल आसान सा है, यहाँ पे कोई ज्यादा हेडेक आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसको एक बार आप लोग पढ़ेंगे ना तो क्लैरिटी हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है सर जिसको आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और लिमिटेशन क्या। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो बेसिकली इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, कैश स्टेटमेंट अकाउंट बोलते हो क्या, या फिर आप लोग कह सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां पे बेसिकली आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी फर्म है उसके अंदर इनफ्लो कितना हुआ है, आउटफ्लो कितना हुआ कैश का, ये जो भी कैश के इक्विवेलेंट चीजें हैं उनका, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान रखना है एईटी इसको प्रिपेयर किया जाता है जो आपका रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है उसके अकॉर्डिंग, एंड इट हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग हाउ द कैश इज जनरेटेड, ये आपकी मदद करता है कि कैश किस तरीके से जनरेट किया गया है एंड यूज किया गया है किसके अंदर, ऑपरेटिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एग्जैक्टली कैश का किस तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ है आपका ऑपरेटिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर और फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर, ये सारी चीजें कहां पे एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या की जाती हैं, प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बताता है सर आपकी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हेल्प करता है, कैश एक्टिविटीज को क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करता है, कैश के मूवमेंट को एनालिसिस करने में आपकी काफी हद तक मदद करता है और ये आपका असेस करता है सोल्वेंसी के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है जिनको आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पे कुछ कुछ लिमिटेशन भी हैं सर, ये आपका नॉन कैश ट्रांजैक्शन को इग्नोर करता है क्योंकि कैश के अंदर हम लोग कैश या कैश के इक्विवेलेंट इनफ्लो आउटफ्लो को देखते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म फोकस होता है, लॉन्ग टर्म फोकस नहीं होता है, और नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर द इनकम स्टेटमेंट, सर ये इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। इट डज नॉट शो द प्रॉफिट और लॉस, ओनली कैश मूवमेंट दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाता है। तो ये जो आपका इनकम स्टेटमेंट है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं माना गया है। इसके अलावा हिस्टोरिक इन नेचर होता है, माने पास्ट में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसी को रिकॉर्ड करता है, एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द मिस रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे भी आपको मिस रिप्रेजेंटेशन की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा फंडा हो गया। अब अगर आप लोग आगे चलते हैं तो सर आपको एक डिफरेंस
डिफरेंस याद कर लेना है, जिसको आप लोग कहते हो सर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, एक आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। ठीक है, एक क्या होता है सर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, एक आपका क्या कहलाता है सर फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा सर आपको बताना है कैश फ्लो अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड द फिनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है ना, ये भी एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके बिल्कुल आसान से आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए। इसके पहले गुडविल की डेफिनेशन पूछ रहा है, उसके बाद आपको बताना भाई साहब जब भी आप लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो उस गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हम अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पे हमारे सिलेबस के अंदर 3 मेथड डाले गए हैं, तो तीनों मेथड्स का हमें यहाँ पे जिक्र करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं सर गुडविल का क्या मीनिंग होता है, गुडविल की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए गुडविल को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी फर्म है उसका जो रेपुटेशन है या उसका ब्रांडिंग है या उसका ब्रांड का जो नेम है ना, या फिर उसका एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है, कस्टमर का जो ट्रस्ट है, उसको आप लोग क्या कहते हो माय डियर फ्रेंड्स, गुडविल कहते हो। एक तरीके से एक जो फर्म होती है उसके पास एसेट्स होते हैं, और एसेट को आप लोग दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। कुछ एसेट टेंजिबल एसेट्स होते हैं, कुछ आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब जिनको आप लोग टच नहीं कर सकते हो, फिजिकली जो प्रेजेंस नहीं रखते हैं, यानी कि जिनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, लेकिन ओवरऑल वो हमारी जो फर्म है उसकी ग्रोथ के अंदर या प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से आपका बेसिकली जो गुडविल होता है ना, वो किसी भी फर्म के लिए एक इंटेंजिबल एसेट होता है, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फर्म की रेपुटेशन को, उसके ब्रांड के नेम को, कस्टमर की लॉयलिटी को, अलोंग विद द एम्प्लॉयज के रिलेशन को। ध्यान दीजिएगा, इट इज ए नॉन फिजिकल एसेट दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स अर्निंग पावर। ध्यान रखना, ये आपका एक ऐसा नॉन फिजिकल एसेट है, जैसा कि हमने बताया ये आपका इंटेंजिबल एसेट है, जो कहीं ना कहीं किसी भी फर्म को अर्निंग के अंदर या फिर एक बेहतरीन अर्निंग करने में काफी हद तक मदद करता है। इसको आप लोग क्या कहते हैं सर, गुडविल कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसी भी फर्म की रेपुटेशन को, किसी भी फर्म के ब्रांड के नेम को, कस्टमर की लॉयलिटी को, अलोंग विद द एम्प्लॉयज के रिलेशन को। एंड ये है आपका अदर नॉन फिजिकल एसेट दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स अर्निंग पावर। क्लियर, इसको आप लोग क्या कहते हो सर, गुडविल कहते हो। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है सर, जब भी आप लोग गुडविल की बात करते हैं ना, तो गुडविल दो तरीके की होती है। ठीक है, एक गुडविल आप लोग परचेज भी कर सकते हैं, ध्यान से समझना। एक गुडविल क्या होती है, परचेज भी कर सकते हैं। एक आपकी बेसिकली सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। अब आपको समझना क्या है सर, क्या गुडविल को भी खरीदा जा सकता है। लेट अस से आप लोगों ने मैकडोनल्ड का या केएफसी का कोई फ्रेंचाइजी खरीद लिया, तो ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश फर्म है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश फ्रेंचाइजी है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है, तो उनका अपना एक बेसिकली गुडविल है। जब भी आप लोग इसको परचेज करेंगे ना, इस फर्म को परचेज करेंगे, तो आपको बेसिकली उनके नाम का पैसा देना पड़ता है, इसी को आप लोग गुडविल कहते हैं। तो कई बार आप लोग गुडविल को परचेज करते हैं, और कई बार हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। जैसे मान लीजिए मैंने ऑफलाइन के अंदर एक धंधा जमाया, जिसको मेरे को बेसिकली 20 साल हो चुके हैं, और 20 साल के बाद कस्टमर का ट्रस्ट है, एम्प्लॉयज का लॉयलिटी है, ब्रांड का एक रेपुटेशन है, ब्रांड का एक नेम है, तो यहाँ पे मैंने अपनी गुडविल के लिए कोई पैसा पे नहीं किया है। दैट्स व्हाई ये जो गुडविल है ना, ये क्या कहलाती है सर, आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। ध्यान रखना, एग्जामिनर घुमा सकता है सर, परचेज्ड गुडविल है ना, उसको आप लोग बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, उसको आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो गुडविल को आप लोग दो पार्ट के अंदर दो तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं। एक आपकी परचेज गुडविल हो जाता है, एक आपकी बेसिकली कैसी हो जाती है सर, आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो जाती है। गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट ओनली व्हेन इट इज परचेज। मैंने बताया ना, जब भी आपने गुडविल को परचेज किया है, बिजनेस को एक्वायर किया है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपकी गुडविल को कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा सर, आपकी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा याद करके चलना है। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी आप लोग वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल की बात करते हैं, कई बार हमें अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, एस्टिमेशन करना पड़ता है, टोटलिंग करना पड़ता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारे पास बतेरे बतेरे मेथड्स है, लेकिन हम लोग 3 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पे हमारा जो पहला मेथड रहता है, इसको आप लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका सुपर प्रॉफिट मेथड के नाम से जाना जाता है, और तीसरा मेथड आपका कैपिटलाइजेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और प्रैक्टिकल के अंदर भी क्वेश्चन आता है, तो आपको फॉर्मूलों को भी साथ
साथ साथ याद कर लेना। अब अगर आप लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं तो सिंपल है, मान लीजिए 4-5 साल 10 साल जितने भी साल का आपको गुडविल निकालना है, तो आपको बेसिकली एक टाइम पीरियड दिया होगा कि आपने कितने साल पहले इस बिजनेस को खरीदा था। यानी कि पहला जो डेटा आपको मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, माने कितने साल आपने बिजनेस को परचेज किए हुए हो गए हैं, और पिछले साल का जो मान लीजिए आपको प्रॉफिट गिवन होता है। जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूं सर हमने 3 साल हो गए, तो टोटल ईयर कितने हो गए, 3 साल हो गए हैं। मेरे को पहली साल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, दूसरी साल मेरे को 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, तीसरी साल मेरे को मान लीजिए 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए सर, 3 ईयर का डेटा गिवन है। अब ध्यान से समझना, इनका बेसिकली एवरेज निकालना पड़ेगा। टोटलिंग कर लीजिए सर, टोटलिंग कितना आ जाएगा आपका, 40 लाख आ जाएगा। अब 40 लाख कितने साल का डेटा है सर, 3 साल का डेटा है। तो आप लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। जब भी आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 3 1 जा 3, एक आपका 3 3 जा 9, यानी कि आप लोग मान के चले समथिंग 13 लाख के आसपास का आपका डेटा आएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं सर, आप लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल के चलते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग मान के चलते हैं, मैं राउंड फिगर में ले रहा हूं सर, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 13 लाख आया, और बिजनेस को परचेज किए हुए कितने साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट को हमें नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देना है। माने एवरेज प्रॉफिट हमने क्या लिया सर, 13 लाख लिया है, मल्टीप्लाई कितने से कर देना है सर, 3 से कर देना है, 13 तिया 39, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 39 लाख आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये हमारे बिजनेस की क्या हो गई है, गुडविल हो गई है। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, कई बार आपके बेसिकली प्रॉफिट के अंदर ना नोट करके चलना है, हमारे पास काफी सारे एबनॉर्मल आइटम आ जाते हैं। एबनॉर्मल आइटम का मतलब या तो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट आ जाएगा या तो लॉस आ जाएगा, उसको आपको पहले ही एडजस्ट कर लेना है बिफोर टेकिंग द एवरेज ऑफ द प्रॉफिट। समझ में आया, यानी कि आपको एडजस्टमेंट भी करना होता है। जब आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आपको केवल इतना करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है जो भी आपका ईयर का डेटा दिया हुआ है उसका एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ईयर परचेज से अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको गुडविल मिल जाता है। और ये जो मेथड है ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड कहलाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो दूसरा मेथड रहता है वो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी आपका नंबर ऑफ ईयर सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए ना आपको क्या चाहिए, आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक अपना फॉर्मूला होता है, समझ में आया। तो यानी कि आप लोग यहाँ पे ये कह दीजिएगा सर, जब भी आप लोग यहाँ पे गुडविल को फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या चाहिए सर, हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। और सुपर प्रॉफिट को आपको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे लूप होल क्या है सर, हमें क्या निकालना है, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए अपना एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, हमें क्या चाहिए, हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। उस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये तो आपका बिल्कुल इजी है, हमें इसके अंदर से आपका नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, नॉर्मल जो आपका बेसिकली प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या लेके चलते हैं सर, आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू लेके चलते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप लोग आपका एनआरआर से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को ना आपको मल्टीप्लाई कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या कहलाएगा सर, ये भी आपका गुडविल कहलाएगा। और ये भी आपका गुडविल का वैल्यूएशन का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, जहां पर बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल ना करके सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है, ये आपका फॉर्मूला याद रहेगा, ये आपको याद रखना है कि कैसे वैल्यूएशन करना। इसी तरीके से जो तीसरा है ना, वो आपका क्या रहेगा सर, वो आपका कैपिटलाइजेशन मेथड रहेगा। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक आता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एक आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि अभी हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना भी सीखा और सुपर प्रॉफिट निकालना भी सीखा, उसको कैपिटलाइज करना कैसे करना, ध्यान से समझिएगा। गुडविल इज इक्वल टू द कैपिटल वैल्यू माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। सवाल क्या है, कैपिटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। कैपिटल वैल्यू के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है, नीचे आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
रिटर्न आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100। माने अगर आप लोग यहाँ पे आपका जो नॉर्मल जो प्रॉफिट है उससे अगर आप लोग कैपिटल वैल्यू को निकालना चाहते हैं, क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं सर, आप लोग कैपिटल वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका जो एवरेज प्रॉफिट है मैं इसको एपी से लिख देता हूं और नीचे आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है और मल्टीप्लाई में आपका कितना आ जाएगा। सो ये जो मेथड है ये क्या कहलाएगा सर, ये आपका कैपिटलाइज वैल्यू के थ्रू या फिर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कह देंगे। यहाँ पे अगर आप लोग सुपर प्रॉफिट की बात करेंगे ना, तो सुपर प्रॉफिट के केस में ना ये आपका जो एवरेज प्रॉफिट है इसको रिप्लेस आप लोग किससे कर देंगे, सुपर प्रॉफिट से कर देंगे। माने यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा कैपिटल वैल्यू का, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। कैपिटल वैल्यू इज इक्वल टू द सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप सभी जानते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है, लगा करके आप लोग वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जब भी आप लोग गुडविल की बात करते हैं, वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, जहां पे आपका पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहलाता है, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड कहलाता है, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड कहलाता है। सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट न्यूमेरिकल को देख करके आपको ये तो अंदाजा लगेगा कि कौन सा मेथड लगाना। वहां पर आप लोग एक दो स्टेप लिख सकते हैं, जो गिवन डेटा है वो लिख सकते हैं और एटलीस्ट आप लोग फॉर्मूला लिख के आते हैं, तो बहुत हद तक आपको जहां पे कुछ नहीं मिलना था वहां पे 1-2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए न केवल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अहम रहेगा। अब इसी तरीके से एक सवाल पूछा जाता है सर, टाइप्स ऑफ द गुडविल के अंदर ना देयर इज ए परचेज गुडविल एंड द सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, जिसको आप लोग नॉन परचेज गुडविल कहते हैं। तो कई बार एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है कि दोनों के बीच में डिटेल में कंपैरिजन करना है। हालांकि अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है कि सर परचेज गुडविल का क्या मीनिंग होता है और जो आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका क्या मीनिंग होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि ये आपका परचेज्ड गुडविल रहेगा, दूसरा क्या रहेगा नॉन परचेज, जिसको आप लोग क्या कहते हैं सर, इसको आप लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी कह देते हैं, ये आपको याद रखना। आप सबसे पहली बात ध्यान से समझिएगा, ये जो गुडविल है ना ये अराइज होती है व्हेन द बिजनेस इज एक्वायर्ड फ्रॉम ए प्राइस हायर देन द नेट एसेट। समझ में आया, यानी कि आपने जो बिजनेस एक्वायर किया है उसके एसेट का वैल्यू 10 लाख है, आपने उसको 15 लाख में खरीदा, तो कहीं ना कहीं जो आपका 5 लाख एक्स्ट्रा गया है वो उस ब्रांड की गुडविल है, ठीक है, वो आपने पे किया है। तो इस तरीके की जो गुडविल है वो इस तरीके से अराइजेज होती है। और नॉन जो आपकी परचेज गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वो कहीं ना कहीं फर्म के इंटरनल एफर्ट से, जैसे रेपुटेशन हो गया, क्वालिटी हो गया, कस्टमर की लॉयलिटी हो गया, इस तरीके से जनरेट की जाती है। अगर आप लोग यहाँ पे मोड ऑफ अराइजिंग की बात करते हो तो यहाँ पे एक्चुअल ट्रांजेक्शन होता है, आपको पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्चुअल ट्रांजेक्शन देखने को नहीं मिलता है, केवल ओवर द टाइम इंटरनल मैनेजमेंट के और फर्म के अपने एफर्ट होते हैं। इसी तरीके से इसको बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। वैल्यूएशन की बात करते हो तो कैन बी वैल्यूड ऑब्जेक्टिवली बेस्ड ऑन द परचेज प्राइस, को बेसिकली ऑब्जेक्टिवली बेसिकली वैल्यूएट किया जाता है और ये डिपेंड करता है परचेज प्राइस के ऊपर, लेकिन ये है ना आपका डिफिकल्ट होता है वैल्यू के लिए, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्टिव फैक्टर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हो तो ये आपका रिकॉग्नाइज्ड होता है और शो होता है एज ए इंटेंजिबल एसेट्स के केस में, लेकिन ये जो आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आप लोग एएस की बात करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पे आपको कोई भी बेसिकली ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने को नहीं मिलेगा कि बैलेंस शीट के अंदर आप लोग अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के अंदर इस बार रिपीट हो सकता है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। आप ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। गुडविल किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ये आपको बताना। लॉजिकली अगर आप लोग सोचेंगे तो गुडविल पहली बात तो बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोग किस नेचर का बिजनेस करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आपने आज के टाइम पे ऐसा बिजनेस मान लीजिए पकड़ लिया जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है गुडविल कहां से बनेगी, वो चलेगा ही नहीं, वो सर्वाइवल स्टेज में ही मर जाएगा, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगा, ये आपका बहुत बेसिक बात है। लेकिन मान लीजिए आपने कैसा बिजनेस किया जिसकी
उसके मार्केट के अंदर डिमांड बहुत है और आपने एक क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड किया तो आपका चल जाएगा और एक अच्छी गुडविल बनने की पॉसिबिलिटी है। कुल मिलाकर के नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर भी आपका गुडविल डिपेंड करता है। तो देयर आर द मल्टीपल फैक्टर जिनके ऊपर आपके बिजनेस का जो गुडविल है वो डिपेंड करता है, जहां पर पहला फैक्टर क्या होता है सर, आपके बिजनेस का नेचर क्या रहने वाला है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी सर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है सर आपकी बिजनेस की लोकेशन क्या है। मान लीजिए शिमला के अंदर एक प्रोडक्ट की डिमांड है, हरियाणा महेंद्रगढ़ के अंदर या रेवाड़ी के अंदर या कैथल के अंदर मैं क्या करता हूं, उसका प्लांट लगा देता हूं, वहीं पे मैं उस प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करता हूं। तो ये एब्सोल्युटली रबिशनेस और नॉनसेंस होगा, क्योंकि आपके बिजनेस का लोकेशन मैटर करता है, आपके बिजनेस के ऑडियंस मैटर करती है, आपके बिजनेस के अंदर या जो आपके कस्टमर का कल्चर है, वहां पे जो कस्टम्स हैं, उन तमाम चीजों का एक गहरा इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर पड़ता है और बिजनेस की वैल्यूएशन के ऊपर या गुडविल के ऊपर भी पड़ता है। तो दूसरा फैक्टर क्या रहेगा सर, आपका नेचर ऑफ बिजनेस रहेगा। सबसे जरूरी बात क्या है, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट रहेगा। आपका मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, कितना सही तरीके से, कितना एक तरीके से कम्युनिकेशन के साथ, कितना कंफर्टेबली कस्टमर्स को हैंडल करता है, ये भी एक बड़ा मान लीजिए मामला है। मान लीजिए प्रोडक्ट आपका अच्छा है, डिमांड अच्छी है, सप्लाई अच्छी है, लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है ना वो मिसबिहेव करता है, कस्टमर की जो ग्रीवियंस है, कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उनको रिजोल्व नहीं किया जाता है, सेल्स आफ्टर सर्विस बहुत बेकार है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से आपकी गुडविल डिस्टर्ब हो सकती है। तो आप लोग कहेंगे सर आपका एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट योर गुडविल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा मैंने बताया सेल्स आफ्टर सर्विस भी आपका एक बड़ा पैरामीटर हो सकता है। एक ये पैरामीटर भी है सर किस तरीके का क्वालिटी का आप लोग प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक आपका ब्रांड इमेज अलोंग विद आपका मार्केट रेपुटेशन भी मैटर करता है। अच्छा, कस्टमर का लॉयलिटी भी मैटर करता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये आप सभी जानते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा फैक्टर सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशन भी कहीं ना कहीं ये वो पैरामीटर हैं जो कहीं ना कहीं आपकी गुडविल को इंपैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी देयर आर द मल्टीपल फैक्टर जो आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर होंगे और मेरे से ज्यादा आप लोग कहीं अच्छे तरीके से जानते हैं कि गुडविल को किन बेसिकली पैरामीटर से अफेक्ट हो सकता है। तो उनको आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर लिख सकते हैं। सारी बातों को केवल एक पीपीटी के अंदर इंक्लूड कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, तो ये सवाल नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से फैक्टर है जो वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल को एक तरीके से अफेक्ट करते हैं, कई बार एग्जामिनेशन के अंदर आता है। अब एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल से हट करके वैल्यूएशन ऑफ द शेयर। ध्यान से समझिएगा, किसका वैल्यूएशन करना है सर, शेयर्स का वैल्यूएशन करना है। शेयर आप लोग जानते हैं इट इज ए यूनिट ऑफ द ओनरशिप, ओनरशिप का यूनिट ही क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग शेयर की वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इसका मतलब आपको डिटरमाइन करना है एक फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर। समझ में आया, कंपनी के शेयर का एक फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना ही क्या कहलाता है, शेयर वैल्यूएशन कहलाता है। अब समझने वाली बात क्या है, द वैल्यू ऑफ शेयर डिपेंड अपॉन द वेरियस इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है ना, आपके जो शेयर है उसका जो वैल्यू है अलग अलग इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं अर्निंग पोटेंशियल को, रिस्क को एंड द मार्केट परसेप्शन ऑफ द कंपनी को। यानी कि कंपनी के अंदर क्या अर्निंग रहेगा, क्या रिस्क रहेगा, आपकी कंपनी को लेकर के मार्केट के अंदर किस तरीके का परसेप्शन होगा, ये तमाम चीजें आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूएशन ऑफ शेयर को इंपैक्ट करते हैं। कंपनी का नेचर हो गया, अर्निंग ऑफ द कंपनी हो गया, आपकी डिविडेंड पॉलिसीज किस तरीके की है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आपका नेट एसेट वैल्यू क्या है, इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है, मार्केट सेंटीमेंट्स क्या है, लीगल एंड द गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है। अब ऐसा नहीं है आप लोग इतना लिख के आ जाएंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपको इन मुद्दों पर थोड़ा डिटेल में जाकर के चर्चा करनी पड़ेगी, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, डिटेल में जाकर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जब जाकर के आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अगर इस तरीके का सवाल आता है तो आप लोग अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सकते हैं। अब जैसे अगर आप लोग नेचर ऑफ कंपनी की बात कर सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हो इसके ऊपर। अगर आप लोग डिविडेंड पॉलिसी की बात करते हो तो बहुत अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि हमने कंपनी लॉ भी तो पढ़ा है ना, कंपनी लॉ के अंदर हमने इन तमाम चीजों को काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होगी। अब जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, उनके अंदर से 101% आपके एग्जामिनेशन के अंदर छपेगा ही छपेगा एक सवाल, जहां पर पहला क्वेश्चन ईवीएस से जुड़ा हुआ रहेगा
रहेगा, दूसरा क्वेश्चन एमवीए से जुड़ा हुआ रहेगा, तीसरा क्वेश्चन एसवीए से जुड़ा हुआ रहेगा। ध्यान से समझ लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूं, सर आपका ईवीए हो गया, सर आपका एमवीए हो गया, सर आपका एसवीए हो गया। इन तीनों के अंदर से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा और बेहद आसान टॉपिक है। जैसे आज की शुरुआत में करता हूं ईवीए से। ईवीए का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है ना। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब होता है ये एक आपका परफॉर्मेंस टूल होता है जो बेसिकली किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। एग्जैक्टली कंपनी ने रियल इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना जनरेट किया है, इसको मेजर करने के लिए जो आप लोग इकोनॉमिक टूल का इस्तेमाल करते हैं वो आपका ईवीए कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज ए परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल दैट शो द रियल इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। समझ में आया? ये क्या शो करता है, कंपनी का रियल इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या रहा है, ठीक है। तो ये आपका ईवीए रहेगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है ना। इकोनॉमी के अंदर कंपनी ने एग्जैक्टली कितना वैल्यू ऐड किया है, मोटे मोटे तौर पे आप लोग ये समझ सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है, नोपेट में से कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस कर देना है। कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हैं, इसको आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हो। क्या कहते हो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है सर, कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई में आप लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आप सभी कहेंगे सर ये आपका नो पेट का मतलब क्या होता है, सर आपका ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स होता है। क्लियर है? जो आपका नेट ऑपरेटिंग जो आपका बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स है उसको शॉर्ट में आप लोग नो पेट लिखते हो। माइनस में आपको क्या करना है, कैपिटल इंप्लॉयड करना है। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब टोटल कैपिटल यूज्ड इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो टोटल कैपिटल यूज हो रहा है वो आपका कैपिटल इंप्लॉयड कहलाएगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को जो मिनिमम रिटर्न चाहिए ना वो आपका क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के नो पेट के अंदर से कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर आप लोग माइनस कर देते हैं तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा ईवीए, जिसको आप लोग क्या कहते हो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कहते हो। अब आपको समझना क्या है सर, ये जो ईवीए है ना, ईवीए इसके अपने कुछ बेसिकली एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं सर? सबसे पहला एडवांटेजेस तो ये है कि ईवीए फोकस करता है शेयर होल्डर की वेल्थ के ऊपर। बेसिक बात है, ईवीए एम्फसाइज करता है वैल्यू क्रिएशन फॉर द शेयर होल्डर। देखिए समझिए क्या लिखा हुआ है, वैल्यू क्रिएशन फॉर द शेयर होल्डर बाय कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ ए कैपिटल। समझ में? हमने पढ़ा था कि सर मिनिमम रिटर्न कितना रहेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन्वेस्टर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये आपका किसको कंसीडरेशन में रख के चलता है सर, जो आपके शेयर होल्डर की वेल्थ को कंसीडरेशन में रख के चलता है। इसके अलावा जो आपका ट्रू मेजर्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ये टूल रहेगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर काफी हद तक मदद करता है। ये आपका एनकरेज करता है एफिशिएंट कैपिटल यूज को। इसके अलावा ये यूजफुल होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। तो कुल मिलाकर के ये फंडामेंटल आपके एडवांटेजेस है। पानी लेके आना, ठीक है ना। ये कुछ कुल मिलाकर के फंडामेंटल एडवांटेजेस हैं जिनको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब एक और होता है जिसको आप लोग कहते हो मार्केट वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडेड का मतलब ये होता है आपका मेजर ऑफ ए कंपनी सक्सेस इन इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर। समझ में आया ना? यानी कि ये आपका मेजर होता है कंपनी का सक्सेस का कि एग्जैक्टली कितना इंक्रीज हुआ है वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर के अंदर। जो शेयर होल्डर की वेल्थ है उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट आया है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। ये क्या होता है सर, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। और दूसरा क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपका कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर एंड द लेंडर। दोनों के बीच का क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका बेसिकली फर्क होता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यानी कि आप लोग ये कह सकते हो सर, जो आपका एमवीए निकालने का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू या इक्विटी डेप्थ माइनस में टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, या कई बार आप लोग कहते हो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस में बुक वैल्यू ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल सा रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आपको याद कर लेना है। अच्छा, कई बार इंटरप्रिटेशन ऑफ द एमबीए से सवाल आता है, तो याद रखिएगा आपका एमबीए पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका बेसिकली कंपनी ने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किया है आपके शेयर होल्डर का। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हुआ है। नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे वेल्थ का बर्निंग हुआ, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन नहीं हुआ, वेल्थ आपका
जाकर के क्या हुआ है सर, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अब अगर आप लोग जीरो की बात करते हैं तो आप लोग जीरो किसके लिए यूज करते हैं सर, बुनियादी तौर पे यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिला तो वो क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाए सर, ईवीए क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है, उसके बाद मार्केट वैल्यू एडेड क्या होता है, लास्ट एंड फाइनल रहेगा आपका शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, ये होता है मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ ए कंपनी क्रिएटेड फॉर इट्स इक्विटी शेयर होल्डर, माने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कंपनी ने क्या कुछ क्रिएट किया, ये क्या कहलाता है सर, ये आपका बेसिकली क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका बेसिकली कहलाता है, इसको आप लोग क्या कहते हो, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, एंड इट इज एक्सेस ऑफ द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स, यानी कि नो पेट लेके चलना है और उसके अंदर से आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यही आपका फॉर्मूला है, एसवीए इज इक्वल टू द नो पेट माइनस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, और इसका एक और फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी माइनस में आप लोग कह सकते हैं बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी, दैट्स इट। इससे बाहर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव एसवीए रहता है, जीरो एसवी रहता है और आपका नेगेटिव एसवी रहता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वेल्थ क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है, जीरो का मतलब क्या है, कोई चेंज नहीं हुआ है, नेगेटिव का मतलब है इसने बेसिकली डिस्ट्रक्शन किया है शेयर होल्डर की वेल्थ को। ठीक है, कंपनी के बिहाफ पे ये सारी बातें होती हैं, तो ये आपको याद कर ले। व्हाट इज द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और इसके आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इसके ऑब्जेक्टिव को आपको एक्सप्लेन करना है। अब आप सभी ने अगर अकाउंटिंग थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, केवल और केवल क्लास 1-2 के दरमियान भी पढ़ा होगा ना, तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पे एक शब्द है, दैट इज द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी एक ऐसा रिपोर्टिंग जहां पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको प्रिपेयर करके प्रेजेंट किया जाता है टू द एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर के अंदर आपके स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, आपके रेगुलेटर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर और तमाम पब्लिक आ जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं सर, जब जब आप लोग कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आप लोग प्रिपेयर करते हैं, फिर आप लोग प्रेजेंट करते हैं। किसको प्रिपेयर करते हैं, किसको प्रेजेंट करते हैं सर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑफ ए कॉर्पोरेट एंटिटी। किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको प्रिपेयर भी किया जाता है, प्रेजेंट भी किया जाता है। सर किसको प्रेजेंट किया जाता है, उससे पहले जो प्रिपरेशन है ये स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगी, और जो भी आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अंदर बेसिकली इसको तैयार किया जाता है, और ये इंफॉर्मेशन बेसिकली आपके स्टेक होल्डर्स के लिए होती है। स्टेक होल्डर्स के अंदर आपके शेयर होल्डर भी आ जाते हैं, इन्वेस्टर भी आ जाते हैं, रेगुलेटर्स भी आ जाते हैं, क्रेडिटर भी आ जाते हैं, और तमाम तरीके की पब्लिक भी आ जाती है, जो भी आपकी फर्म के अंदर, जो भी आपकी कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर इंटरेस्टेड होती है। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे, आपको एक अंदाजा लग गया होगा सर, आप लोग कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एक प्रोसेस इसका इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद प्रेजेंट करते हैं। सर किसको प्रिपेयर करते हैं, किसको प्रेजेंट करते हैं, सब बुनियादी तौर पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी इन ए स्ट्रक्चर्ड एंड द स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू द स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर, रेगुलेटर, इन्वेस्टर और पब्लिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन के अंदर यहां से हर साल एक सवाल माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर इंक्लूड क्या किया जाता है, देयर इज ए पब्लिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर भी सवाल आता है। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट होता है, इसके अलावा मैनेजमेंट डिसीजन एंड द एनालिसिस को लेकर के एक सवाल पूछा जाता है, सीएसआर रिपोर्ट को लेकर के सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा जितनी भी आपके रेगुलेटरी डिस्क्लोजर हैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर, उनको लेकर के भी एक सवाल आपको पूछा जाता है। समझ में आए, तो इससे बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग बात ऑब्जेक्टिव्स की करते हैं तो ऑब्जेक्टिव के अंदर माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है सर, आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करना चाहते हैं तो वहां पे आपकी कौन मदद करता है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मदद करता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, देयर इज एसेस टू असेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन
कंपोजिशन ऑफ ए कंपनी और ए फर्म और ए कॉर्पोरेट एंटिटी को अगर आप लोग देखना चाहते हैं या उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना चाहते हैं तो काफी हद तक कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारी मदद करता है। इसके अलावा अगर आप लोग जितने भी आपके लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनके साथ कंपाइल करना चाहते हैं तो ये जरूरी रहेगा। अगर आप लोग फैसिलिटेट करना चाहते हैं कंपैरिजन एंड द बेंचमार्किंग को तो यहाँ पे भी आपकी मदद करता है। अगर आप लोग असिस्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द डिसीजन मेकिंग को तो यहाँ पर भी आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत हद तक मदद करता है। तो यहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि सर ये जो आपकी 5वीं यूनिट है और 5वीं यूनिट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो फर्स्ट टॉपिक बनता है ना वो क्या रहेगा सर, आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहने वाला है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये हमने पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशंस क्या है ये हमने पढ़ लिया और इसके अंदर क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है ये हमने पढ़ लिया। अब हमने देखा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म आया है जिसको आप लोग बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जर्नली इसको डायरेक्टर रिपोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ताल्लुका जो भी आपका एनुअल रिपोर्ट होता है किसी भी बिजनेस एंटिटी का, किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी का, उसका ये एक पार्ट होता है, यानी कि जो आपका एनुअल रिपोर्ट का एक पार्ट होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट कहते हैं, या काफी किताबों में इसको केवल और केवल डायरेक्ट रिपोर्ट के नाम से बनाया जाता है। और इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसको बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है अंडर द सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, ये आपको याद रखना है। कुल मिलाकर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लिखेंगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट का मतलब होता है, डायरेक्टर रिपोर्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, इट इज द की पार्ट। आ गया ना, की पार्ट किसका होता है सर, एनुअल रिपोर्ट का होता है किसी भी कंपनी के केस में, और इसको प्रिपेयर किया जाता है अंडर द सेक्शन 134A, सॉरी आपका 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एंड गिव द शेयर होल्डर एंड द स्टेक होल्डर ए डिटेल्ड व्यू ऑफ द कंपनीज अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑपरेशंस एंड जितने भी आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गए और जो आपकी फ्यूचर स्ट्रेटजी है, माने कंपनी की जो आने वाली फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या रहेगी, जो फाइनेंशियल हेल्थ की ऑपरेशंस क्या क्या रहने वाले हैं, इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन सबका एक व्यू कौन प्रोवाइड करता है, आपके स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर को सर कहीं ना कहीं आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्ट रिपोर्ट आपका ये तमाम जानकारी प्रोवाइड करता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर आप लोग देखेंगे इसका मेन कंटेंट क्या रहता है, माने बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले तो आप लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी को इंक्लूड करके चलते हैं, डिविडेंड रिकमेंडेशन की सारी मालूमात आपको मिल जाएगी, रिजर्व को लेकर के जो जो बातें हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूड करके चलते हैं। देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्टर एंड द की मैनेजरल परफॉर्मेंस। की मैनेजरल परफॉर्मेंस का मतलब जस्ट आप लोग ये समझ सकते हैं जितना भी आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है सर, टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, जैसे आपका एमडी हो गया, जैसे आपका सीईओ हो गया, ये तमाम लोग किसके अंदर आते हैं, की मैनेजरल पर्सोनल के अंदर आते हैं। तो अगर आपके डायरेक्टर के अंदर या की मैनेजरल पर्सोनल के अंदर कोई चेंज हुआ है, कोई तब्दीली हुआ है, कोई बदलाव हुआ है तो उसकी जानकारी भी आपको कहां पे डालनी पड़ती है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर डालनी पड़ती है। अगर आप लोग कंपनीज अफेयर्स की बात करते हैं तो इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे देखने को मिलती है डिटेल ऑफ द सब्सिडरीज एसोसिएशन एंड द जॉइंट वेंचर को लेकर के। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा आपका इंटर फाइनेंशियल जो आपका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है ना उसकी जानकारी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप लोग सीएसआर के नाम से जानते हैं, इससे जुड़ी हुई भी जानकारी आपको दी जाती है। सीएसआर से रिलेटेड एक सवाल एग्जामिनेशन के अंदर इस बार आ सकता है, आगे आने वाली स्लाइड के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आपके ऑडिटर की रिपोर्ट और जो ऑब्जर्वेशन है ना, दीज आर द कंटेंट ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, ये आपको याद करके चलना है। यानी कि जो आपका बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट है उसका क्या क्या कंटेंट रहेगा, तो ये तमाम जानकारी माय डियर फ्रेंड्स आपको बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलती है, और इसी जानकारी को आपको अगर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है तो आपको कोट करके आना है, उसको बेसिकली अच्छी प्रेजेंटेशन के अंदर लिख के आना है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर के था माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा क्या था सर, आपका बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को लेकर के क्वेश्चन था। हालांकि यहाँ पे पूछा गया केवल मेन कंटेंट, लेकिन मैंने पहले डेफिनेशन समझा दिया, उसके बाद मेन कंटेंट ऑफ द डायरेक्टर जो आपका रिपोर्ट है उसको अंडरस्टैंड करने में यहाँ पे सारे पॉइंट को हेल्प एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आएगा सर आपका XBRL। सर आप लोग गांठ बांध लीजिए, एक पेपर के अंदर 101%
XBRL से सवाल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इसकी फीचर्स को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा गया है, एडवांटेजेस को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, XBRL का मतलब क्या होता है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, एक्सटेंजिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, और अपने आप में ये आपका एक स्टैंडर्ड डिजिटल लैंग्वेज होता है जिसका इस्तेमाल आप लोग कम्युनिकेट करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिकली इसलिए करते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला तो फुल फॉर्म हो गया एक्सटेंजिबल बिजनेस रिपोर्ट लैंग्वेज होता है। अब ये अपने आप में एक स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल लैंग्वेज होता है, ये एक टाइप ऑफ द लैंग्वेज होता है, डिजिटल लैंग्वेज होता है जो कॉमनली यूज किया जाता है कम्युनिकेट एंड द एक्सचेंज फाइनेंशियल एंड द बिजनेस इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। समझ में आया? यानी कि आपको कोई भी फाइनेंशियल और बिजनेस इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उस टाइम पे हमारे पास कौन हेल्प करता है? XBRL हेल्प करता है। और XBRL का जो फॉर्मेट है ना, वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट होता है, यानी कि इस फॉर्मेट को इजीली मशीन क्या कर सकती है? रीड कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, इन ए मशीन रीडेबल फॉर्मेट, इसको आप लोग क्या कहते हो? XBRL कहते हो। और ये आपका कंपनीज की हेल्प करता है रिपोर्ट करने के लिए उनके जितने फाइनेंशियल डेटा है इन ए वे दैट कैन बी इजीली एनालाइज, ताकि आपका डेटा इजीली एनालाइज किया जा सके, शेयर किया जा सके और कंपेयर किया जा सके अक्रॉस द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द सिस्टम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा एक जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? सर फीचर्स बता दीजिए। तो ये आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पे टैगिंग सिस्टम देखने को मिलता है। सबसे जरूरी बात क्या है सर? ये है ना, बेसिकली आपको मशीन रीडेबल फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, कस्टमाइजेबल होता है, एक्सटेंजिबल होता है, ये सपोर्ट करता है ग्लोबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को। इसके अलावा याद रखिएगा, ऑडिटर फ्रेंडली होता है। कोई दूसरा अगर ऑडिटर आता है तो इजीली वो तमाम चीजों को देख करके, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मेंटेन होता है, तो उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है। 101% इस बार आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इसको तैयार कर लीजिएगा। अब इसके अलावा एक और टॉपिक रहता है XBRL के अलावा। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछा गया था, सर फीचर के अलावा एडवांटेजेस को भी बताइए। तो आप लोग इजीली लिख सकते हैं, सर इसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी देखने को मिलता है, क्योंकि मशीन रीडेबल फॉर्मेट होता है, ऑलरेडी सब चीजें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है, तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये आपका टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग रहता है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, ये अगर आप लोग बेसिकली यूज करते हैं तो ये आपका इंप्रूव करता है कंपेरेबिलिटी को। इसके अलावा अगर आप लोग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करना चाहते हैं तो आप लोग XBRL का यूज कर सकते हैं। कुछ सर्टेन कंपनीज के अंदर ये मैंडेटरी होता है, जैसे कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं, कुछ ऐसी कंपनीज है जिनकी कैपिटल अगर बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़ होती है, या फिर टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ होती है, या इसके अलावा एक आपका प्रॉफिट का भी है। चलो वो नहीं लिखा तो आगे डिस्कस कर लेंगे। ये कहां से लिया गया डेटा है? सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA का डेटा है, कि अगर आपकी कंपनी का कैपिटल या तो 5 करोड़ से ज्यादा या उसके इक्वल है, तो आपको बेसिकली जो आपका XBRL है वो मैंडेटरी रहेगा, या आपका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ रहेगा, तो वहां पर भी ये मैंडेटरी रहेगा। बाकी कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं जहां पर आपको इसको मैंडेटरी देखने को मिलता है। इसके अलावा ये आपका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है, इसको भी याद रखना है, क्योंकि सारी चीजें डिजिटल होती हैं, तो कोई भी आप लोग पेपर का यूज नहीं करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है आपके ट्रीज का कटिंग नहीं होगा, तो आप लोग इनडायरेक्ट वे में, नॉट डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे में आप लोग इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कह सकते हैं? सर इट्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लैंग्वेज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है सर आपके सेगमेंट रिपोर्टिंग से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। आपको एक्सप्लेन करना है किसका रेफरेंस में? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 के रेफरेंस में आपको एक्सप्लेन करना। देखिए, रिपोर्टिंग को आप लोग सेगमेंट के हिसाब से, पार्ट्स के हिसाब से जब भी डिवाइड कर देंगे ना, वो आपका क्या कहलाएगा? सर वो आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग कहलाएगा। जैसे ये जो आपका डिवीजन है, ये नेचर के हिसाब से और आपके ऑपरेशन और जियोग्राफिकल प्रेजेंस के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? सर अगर आप लोग यहाँ पे सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करते हो, तो ये अपने आप में एक ऐसा प्रैक्टिस है जो डिवाइड करता है कंपनी की जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है उसको किसमें? डिफरेंट सेगमेंट के अंदर, और ये बेस होता है ऑन द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशन और द
ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड द ज्योग्राफिकल प्रेजेंस एंड द रिपोर्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए ईच सेगमेंट सेपरेटली। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये आपका हेल्प करता है जितने भी स्टेक होल्डर है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ, ध्यान रखना, ऑफ ए डाइवर्सिफाइंग कंपनी आर परफॉर्मिंग इंडिविजुअल, यानी कि अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जो पार्ट है वो इंडिविजुअल लेवल पे किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज को समझने में ये स्टेक होल्डर्स की मदद करता है। अब यहाँ पे पूछा गया सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17, तो ये अपने आप में एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, जिसका ताल्लुकात बेसिकली आपके सेगमेंट रिपोर्टिंग से रहने वाला है। और ये आपका इस सेगमेंट रिपोर्टिंग को मैंडेटरी बनाता है ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट बिजनेस एंड द ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन टू प्रोवाइड द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। आपको याद रखना है सबसे मेन कंसर्न क्या है सर, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रहेगा। बाकी टाइप ऑफ द सेगमेंट के अंदर एक बिजनेस सेगमेंट हो जाएगा, इसके एक डेफिनेशन है छोटी सी, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। एक आपका ज्योग्राफिकल सेगमेंट रहेगा, क्लियर है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये रहेगा। सबसे जरूरी बात क्या है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, फॉर ईच आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज, माने ये जानकारी डिस्क्लोज होनी चाहिए। सर सेगमेंट का रेवेन्यू कितना है, सेगमेंट का रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट रहा कि लॉस रहा, सेगमेंट के पास एसेट्स और लायबिलिटी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, डेप्रिसिएशन एंड द अमोर्टाइजेशन क्या है, ये आपको याद करके चलना है, ठीक है। अब एक लाइन में आप लोग ऑब्जेक्टिव को भी लिख सकते हैं, अगर आप, ये हेल्प करता है इन्वेस्टर को एनालिसिस करने के लिए हर एक जो सेगमेंट है उसकी परफॉर्मेंस क्या रही इसको, ठीक है ना। ये आइडेंटिफाई करता है प्रॉफिटेबल एंड द लॉस मेकिंग डिवीजन को। इसके अलावा ये शो करता है हाउ डिफरेंट मार्केट एंड प्रोडक्ट्स अफेक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड लास्ट एंड फाइनल टू इवैल्यूएट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ईच पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर एक बेहतर सिक्योर कर सके, बेहतर मार्क्स को सिक्योर कर सके और एक अच्छे आंसर को प्रेजेंट कर सके, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश है कि एक डीप एनालिसिस के बाद ना आपको वही क्वेश्चन मैं हमेशा प्रोवाइड करता हूं जो एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर रिपीट होते हैं। अब काफी बच्चों का ये डाउट था, मैं आज कमेंट पढ़ रहा था क्योंकि आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने कमेंट के अंदर देखा आप लोग मैक्सिमम बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल के लिए डिमांड कर रहे थे कि प्रैक्टिकल नीड्स अ लॉट ऑफ द प्रैक्टिसेस। और आपके एंटायर ग्रेजुएशन की बात करूं ना तो ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और दूसरा आपका GST और तीसरा आपका इनकम टैक्स, ये अलग अलग सेमेस्टर के दरमियान आपको पढ़ाए जाते हैं। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनका सिलेबस बहुत बड़ा है, जिनके अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिनके अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं, और एक पर्टिकुलर आपके जो न्यूमेरिकल को प्रेडिक्ट करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है ना। और लास्ट के 2-4 दिन में मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दूं, पहली बात तो वो आपके रिटेन नहीं होंगे, क्योंकि थ्योरी रिटेन कर सकते हो, न्यूमेरिकल को जब तक नहीं कर सकते जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, और कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा खासा समय चाहिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, थ्योरी से भी पास हुआ जा सकता है। जो भी लास्ट मोमेंट पे बच्चा तैयारी कर रहा है, प्लीज आप लोग केवल और केवल थ्योरी पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। और आज की क्लास के दरमियान या कल जो मैं क्लास डालूंगा वहां पे अगर एक आध क्वेश्चन में स्किप कर देता हूं, एक आध शब्द में स्किप कर देता हूं, तो इस चीज को अवॉइड कर देना। आप में से काफी स्टूडेंट कह रहे थे कि वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो ना आने का कारण मेरे को हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। अभी भी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो तो मेरे को काफी सारी परेशानी है, लेकिन क्योंकि आपके एग्जामिनेशन नियर है तो मैंने सोचा आप सभी के लिए जैसा भी पॉसिबल हो पाता है, हो सकता है छोटी मोटी गड़बड़ वीडियोस के दरमियान हो जाए, बाकी होंगी नहीं, हो भी जाए तो भी हम लोग एक तरीके से वीडियो अपलोड कर देंगे, बच्चे इस बात को समझेंगे। बहरहाल आई होप कि जितने भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे उनको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको एक क्लैरिटी हो गया होगा कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या रहने वाला है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर एक आपका क्वेश्चन है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर आपका एक टॉपिक आता है ट्रिपल बॉटम लाइन, ध्यान रखिएगा, ट्रिपल बॉटम लाइन, ठीक है। ये आपका एक ऐसा टॉपिक है और ये एक आपका ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की बात करते हैं। तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का मतलब होता है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ए डिस्क्लोजिंग ए कंपनीज इकोनॉमिक, कंपनी की जो इकोनॉमिक है, उसका जो इन्वायरमेंटल है
और उसकी जो भी आपकी सोशल परफॉर्मेंस है ना, सो इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल और जो सोशल परफॉर्मेंस है उसको क्या करना, डिस्क्लोज करना, ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कहलाती है। और बेसिकली ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन ऑन हाउ ए कंपनी ऑपरेट इन इट्स रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल मैनर। आपकी जो कंपनी है एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल और एथिकल मैनर के अंदर किस तरीके से ऑपरेट करती है, वाई एंश्योर द लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। क्लियर, ये आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिफ्लेक्ट करता है कंपनीज की कमिटमेंट को, किसके लिए, टू द ट्रिपल बॉटम लाइन, जहां पर ट्रिपल का मतलब होता है तीन, आपका ट्रिपल यानी पीपल हो गया, प्लांट हो गया, अभी मैं डिटेल में जाऊंगा इसके ऊपर, और जो प्रॉफिट हो गया, इसको आप लोग ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन तीनों का ख्याल रख करके इन तीनों के बेनिफिट के अंदर भी आपका बेसिकली इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिट के अंदर भी काम करे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की अगर आप लोग बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ना ये आपका इंप्रूव करता है ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी को, ऑब्वियस सी बात है ये शो करता है कंपनीज के इंपैक्ट को ऑन द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट के ऊपर, और ये अट्रैक्ट करता है सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो वहां पे भी आपको बेसिकली किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। कुछ कुछ बेनिफिट भी है सर, ये आपके कॉर्पोरेट रेपुटेशन को बिल्ड करने में हेल्प करता है, एनकरेज करता है एथिकल प्रैक्टिसेस को, हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट को, सपोर्ट करता है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। और सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग की एक्सप्लेनेशन देनी है। ट्रिपल बॉटम लाइन के अंदर मैंने बताया सही, आपका अपने आप में एक सस्टेनेबिलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जो फोकस करता है किसके ऊपर सर, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर तीन की एरिया के अंदर। सबसे पहला पीपल, जिसको आप लोग सोशल एरिया बोलते हैं, सेकंड प्लेनेट हो गया, इन्वायरमेंटल एरिया हो गया, थर्ड आपका प्रॉफिट, जिसको आप लोग इकोनॉमिक एरिया के बारे में बात करते हैं। तो तीनों के ऊपर फोकस किया जाता है। इट्स गोज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो आपकी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है ना, उसके बियॉन्ड यहां पर जाकर के आप लोग काम करते हैं बाय असेसिंग हाउ ए कंपनी क्रिएट वैल्यू फॉर द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। एग्जैक्टली कि कंपनी किस तरीके से सोसाइटी और इन्वायरमेंट के साथ एक वैल्यू क्रिएट करती है अलोंग विद जनरेटिंग द प्रॉफिट। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, इसको आपको पढ़ना है सर। दो तो तीन पिलर है जिसको पीपल या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, सेकंड आपका क्या रहेगा, प्लेनेट, जिसको आप लोग इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, सर थर्ड क्या रहेगा आपका, प्रॉफिट, जिसको आप लोग इकोनॉमिक वैल्यू कहते हैं। तीनों का ख्याल रखना पड़ता है। तीन पिलर है जिनके ऊपर आपका ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग खड़ा होता है। पीपल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो ये कहता है कि सर कंपनीज का जो इंपैक्ट है ना, उसके एम्प्लॉयज के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, कम्युनिटीज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर जो इफेक्ट होता है ना, उसको यहाँ पे रखा जाता है। जैसे आपके एम्प्लॉयज का वेजेस क्या है, वर्किंग कंडीशंस क्या है, एम्प्लॉयज की डाइवर्सिटी क्या है, उनका इंक्लूजन क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या क्या हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड द इनिशिएटिव एग्जैक्टली क्या कुछ लिए गए हैं। तो ये सारी बातों को यहाँ पे इंक्लूड करके चलना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप लोग बात करते हैं प्लेनेट या इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो प्लेनेट को लेकर के हम लोग कितना ख्याल रखते हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल को ध्यान में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आपका वेस्ट एंड जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट है उसका क्या सीन है, जैसे कार्बन एमिशन को कैसे रिड्यूस किया जाए, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का कम मैक्सिमम कैसे यूज किया जाए। और अगर आप लोग प्रॉफिट और इकोनॉमिक वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे इंक्लूड क्या क्या किया जाता है सर, रेवेन्यू जनरेशन को इंक्लूड किया जाता है, कॉस्ट कंट्रोल को, रिटर्न टू द शेयर होल्डर और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ को यहाँ पे एक तरीके से इंक्लूड किया जाता है। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। 101% सॉरी 101% क्लैरिटी माय डियर फ्रेंड्स आपको हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं फटाफट से स्लाइड चेंज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। पहला स्लाइड है, कंटिन्यू करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव है जो बहुत बेसिक ऑब्जेक्टिव है, पढ़ लीजिएगा।
अगला जो क्वेश्चन है सीएसआर रिपोर्टिंग को लेकर के है और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा आपको मेरे हिसाब से, मेरी वैल्यूएशन के हिसाब से, हमने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव से आपको ये बता सकता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इतना कवर कर लेते हैं तो जितने भी थ्योरी बेस्ड आपके यूनिट 5 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उनको आप लोग इजीली, बड़े प्यार से, बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सीएसआर रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। अब ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी कंपनी को केवल और केवल अपने प्रॉफिट जनरेशन को लेकर के बात नहीं करनी चाहिए, केवल केवल और केवल ग्रोथ को लेकर के बात नहीं करनी चाहिए, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को लेकर के बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि कंपनी को इन सारी चीजों के साथ ना, जिस भी सोसाइटी के अंदर वो ऑपरेट कर रही है, जिस भी सोसाइटी से वो पैसा कमा रही है, उसके लिए भी उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस बनती हैं, कुछ बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, जो बेसिकली आपको करनी चाहिए, किसी भी कंपनी को करनी चाहिए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलबींग के लिए। इसी को आप लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। और इस टॉपिक का जो आर्टिकल का टाइटल क्या है? सीएसआर रिपोर्टिंग है। तो ये रिपोर्ट करता है किसको? सर, डिस्क्लोजर ऑफ द ऐसी एक्टिविटी जो आप लोग अंडरटेकन बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑब्लिगेशन। जो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑब्लिगेशन होता है ना, उसके अंदर जो भी आप लोग एक्टिविटी लेते हैं, आपको, आप लोग मतलब कंपनी की बात कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल एंटिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, उनका डिस्क्लोजर करना, ये आपका रिपोर्टिंग कहलाता है। यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है सर प्रोजेक्ट्स को, एक्सपेंडिचर को, आउटकम्स को रिलेटेड टू द सोशल, ध्यान रखना सोशल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, कम्युनिटी वेलफेयर इनिशिएटिव, ये मैं आपको बता चुका हूं। सीएसआर रिपोर्टिंग इंश्योर करता है transparent and the accountable about the social contribution and align its operation with the social development goal। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे स्टेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द सीएसआर रिपोर्टिंग की बात करते हैं, तो सीएसआर रिपोर्टिंग आर गवर्न्ड अंडर द सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। रीड विद द कंपनीज, यानी कि रूल आप लोग 2014 के साथ इसको पढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि सीएसआर जो रिपोर्टिंग के जो प्रोविजन है वो क्या है? तो सीएसआर इज मैंडेटरी फॉर द कंपनीज दैट मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी कि सबसे पहले अगर उसका नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ हो जाता है, या उसका टर्नओवर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़ हो जाता है, या नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़ हो जाता है, तो उस कंपनी के अंदर ना आपका जो सीएसआर रिपोर्टिंग होता है, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा हूं, जो आपका सीएसआर रिपोर्टिंग होता है वो एक तरीके से मैंडेटरी हो जाता है। उस कंपनी की अपनी एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बनती है, सॉरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑब्लिगेशन बनती है, जिसके लिए उसको अलग अलग एक्टिविटीज करना पड़ता है। इसका डिस्क्लोजर ही आपका सीएसआर रिपोर्टिंग कहलाता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर जैसे फॉर्मेशन ऑफ द सीएसआर कमेटी भी होता है, यानी कि ये कंसिस्ट होता है एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जहां पे आप लोग इंक्लूड करके चलते हैं 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। नोट नीड ऑफ द प्राइवेट कंपनीज इन द सम केसेस, प्राइवेट कंपनीज के अंदर कुछ कुछ केसेस के अंदर इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन अमूमन 3 डायरेक्टर्स, इनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। इसके अलावा सीएसआर पॉलिसीज को भी पढ़िएगा। ए कंपनी मस्ट फॉर्मुलेट एंड डिस्क्लोज सीएसआर पॉलिसी स्टेटिंग एरिया ऑफ द सीएसआर एक्टिविटी हो गया, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन हो गया, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोटेक्शन हो गया। और यहाँ पे जो आपका बेसिकली स्पेंडिंग रखा गया है वो एटलीस्ट 2%, जो भी आपकी इलिजिबिलिटी है ना, इलिजिबल कंपनीज हैं, उनका जो एवरेज नेट प्रॉफिट आता है ना पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का, उसका कितना खर्च करना होगा उसको सीएसआर के ऊपर सर बेसिकली 2% खर्च करना होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली रिपोर्टिंग इन ब्रॉड हो जाएगा। इसके बाद परमिट क्या क्या रहते हैं, एक छोटा सा 2-3 पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक आकर के आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि सर यूनिट 5 के अंदर कौन कौन से तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जिनको अगर आप लोग पढ़ के चले जाते हैं, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर करके जाते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा कमेंट लिख के जरूर जाइएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।